Yes, good evening, everyone. Awaj. Yes. All right. So, in the previous class, we were talking about the continental drift theory, and I hope you have understood each and everything related to that. Right. So, if you have any doubt, you can ask me. Have you revised everything? Anyone who can show me their notes? अरे वो नहीं रे बाबले. Yes. Theory, background, evidences, criticisms. Samba. Great. Okay, but you need to cut it short. Matlab, you have written everything, but still it will be a good idea to revise from these notes. Fair enough, guys. So, ला भाई ला तेरे दर्द भी देख लूं मैं. बस अब सारे यही थोड़ी करने आया हूं ना. नहीं नहीं नहीं. ठीक है भाई, जैसा तेरा मन करे, तेरे को अच्छा लगे, तेरे को याद हो, वैसे कर लियो. चलिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, as promised, we'll revise the major aspects. So the theory of continental drift was propounded by Alfred Wegener in 1912, and it was published in 1924, around 1924, which is irrelevant for us to know about anyways. But still, the background of the theory says he found two major peculiarities. One was the presence of coal in Alaska and Sweden, Kiruna. And it is peculiar. Why? Because at such higher latitudes, you cannot find the presence of coal generally, because coal is formed after the burial of plants and vegetation for longer duration, and under the pressure and temperature impact, that plant and vegetation will convert itself into the coal. And for the generation or the formation of plants and vegetation, it requires photosynthetic activity, which requires the presence of sun. And sunlight जो है वो इतने हायर लैटिट्यूड पे अवेलेबल नहीं होती है, बट कम होता है, इसीलिए प्लांट्स एंड वेजिटेशन वहां पे कम होते हैं. तो उन्हें लगा ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने हाई लैटिट्यूड पे कोल बन जाए. सेकंड, उनको जब वो कोल की ही प्रेजेंस देख रहा था, तब उन्होंने छोटा नागपुर प्लेटू को देखा, एंड ही फाउंड कि छोटा नागपुर प्लेटू पे कुछ ग्लेशियल स्ट्राइएशंस हैं. जो ग्लेशियल स्ट्राइएशंस, जो ग्लेशियल मार्क्स हैं, वो क्या कहते हैं कि कभी ना कभी इस जगह पे डेफिनेटली कुछ ग्लेशियर्स का प्रेजेंस रहा होगा. आज वो ग्लेशियर्स पिघल गए, बट दोज ग्लेशियर्स हैव लेफ्ट बिहाइंड दी, उन ग्लेशियर्स ने क्या छोड़ दिया पीछे? मार्क्स, स्क्रैचेस छोड़ दिए, जो वहां पे उन्हें दिखाई देते हैं. तो उन्हें लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है. इट इज ईदर बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक वेरिएशंस इन द पास्ट, और जो ये कॉन्टिनेंट्स हैं वो पहले ऐसे नहीं थे जैसे हमें आज दिखाई दे रहे हैं. Then he went on with the second option because he did not find climatic variations in subsequent years. So he thought कि पुराने जमाने में, आज से 225 मिलियन साल पहले, the entire earth, जो भी continents हम देखते हैं, they all were attached with each other, they all were joined. वो जो सुपर कॉन्टिनेंट था उसको नाम दिया गया पेंजिया. पेंजिया को सराउंड करने वाला था पेंथलासा, जो सुपर ओशियन है. फिर कुछ फोर्सेस के कारण, जैसे कि टाइडल फोर्स, जैसे कि बॉयंसी फोर्स, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, और वी कैन से दी पोल फ्लीइंग फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इन फोर्सेस के कारण रिफ्टिंग क्रिएट हुई. और जब रिफ्ट हुआ तो ये पेंजिया दो भागों में टूटा. जो नॉर्दर्न पार्ट था, नॉर्दर्न पार्ट को नाम दिया गया लोरेशिया, और जो सदर्न भाग था उसको नाम दिया गया गोंडवाना लैंड. इंडिया वॉज द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड. इंडिया, Africa, South America, Australia and Antarctica, they all were the part of Gondwana land. North America, Europe and Asia were the part of Laurasia. और इन दोनों के बीच में जो स्पेस था वो फिल हुआ by water. It is known as Tethys Sea. Fair enough. And then further rifting and drifting continues, जिसमें आपको देखने को मिलेगा दो तरीके की ड्रिफ्टिंग होती है, वन टुवर्ड्स वेस्ट एंड अनदर टुवर्ड्स इक्वेटरवर्ड्स. जो वेस्टवर्ड ड्रिफ्टिंग होगी नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की, इट विल लीड टू द ओपनिंग अप ऑफ एन ओशियन नोन एज अटलांटिक ओशियन.
When India starts its journey towards equator, towards Asia, it will give rise to the formation of one new ocean we call as Indian Ocean. Rest of the part जो पेंथलासा था, पेंथलासा का रेमिनेंट हमें किस में दिखाई देता है? पैसिफिक ओशन में. 60 डिग्री साउथ में हायर लैटिट्यूड्स में देखेंगे तो सदर्न ओशियन, एंड दी नॉर्दर्न हायर जो लैटिट्यूड्स है वहां पे हमें आर्कटिक ओशन देखने को मिलेगा. और जो 33 सी था, 33 सी के रेमिनेंट्स हमें दिखाई देते हैं मेडिटेरेनियन सी में. कहां दिखाई देते हैं? मेडिटेरेनियन सी में. अब ये कहानी बताने के बाद ही सेज ही डेफिनेटली गेव हिज एविडेंसेस टू सब्सटेंशिएटेड हिज थियरी. द वेरी फर्स्ट एविडेंस वाज द जिगसॉ फिट. जिगसॉ फिट वाज द वेरी फर्स्ट एविडेंस, जिसमें उन्होंने बताया कि बल्ज ऑफ ब्राजील एग्जैक्टली फिट्स इनटू द गल्फ ऑफ गिनिया, जो कि कहां पे है? अफ्रीका. जहां पे आपने घाना देखा था, घाना, टोगो, बेनिन, ये सारे के सारे वहीं पे तुम्हें दिखाई देंगे. दूसरा उन्होंने बोला कि जो ग्रीनलैंड है वो भी नॉर्थ अमेरिका के अपर पोर्शन में फिट हो जाता है. मेडागास्कर, इंडिया फिट हो जाते हैं अफ्रीका के साथ. So that's how you can observe the apparent affinity of physical features. What I'm planning to explain here is everybody in the exam will write jigsaw fit, but this does not seem good to me. Why? Because बहुत layman's a term लगता है jigsaw fit. Jigsaw fit can be understood in a manner that apparent affinity of physical features. Apparent बोले तो it is appearing to us that they are getting fit with each other. One thing. एफिनिटी ऑफ द फिजिकल फीचर्स मतलब उन सबकी आपस में जुड़ने की संभावनाएं हैं. सो जिगसॉ फिट कैन बी रिटन एज द अपेरेंट एफिनिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स. वन थिंग. अब उस जिगसॉ फिट के बाद उन्होंने सेकंड अपना जो एविडेंस दिया, दैट वाज द बिहेवियर ऑफ एनिमल्स, वेयर आई टोल्ड यू द लेमिंग्स और द animals in the Madagascar, they always travel towards west in the crisis situation. Fair enough. Third was the evidence in relation to the placer deposit, जहां पे ब्राजील में गोल्ड बियरिंग रॉक्स हैं, बट गोल्ड डिपॉजिट्स वर फाउंड इन दी घाना. घाना के कोस्ट पे गोल्ड डिपॉजिट मिले. फोर्थ एस्पेक्ट था दी टिलाइट डिपॉजिट्स. टिलाइट डिपॉजिट्स, टिलाइट डिपॉजिट्स किस कौन से डिपॉजिट्स होते हैं? ग्लेशियल डिपॉजिट्स होते हैं. और वो ग्लेशियर्स के जो डिपॉजिट मिले वो कहां पे मिले? यस, अरे छोटा नागपुर प्लेटू में मिले. Fair enough. Then age of rocks across the continents, जिसमें हमने बात की कि जो एप्लाशियन माउंटेन्स हैं और स्कैंडिनेवियन जोलन माउंटेन्स हैं, उन दोनों की जो रॉक्स की एज और कॉम्पोजिशन है वो क्या है? सिमिलर है. फिर उनको कुछ जूलॉजिकल फॉसिल्स मिले, जिसमें मेसोजोरस एक पर्टिकुलर फॉसिल था जिसका प्रेजेंस साउथ अमेरिका और अफ्रीका में दिखाई दिया. And third was the Glossopteris. That was the botanical evidence जिनका प्रेजेंस साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, उसके साथ साथ अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया, इन सब जगह दिखाई देता है, which shows that in the past these all continents were matched with each other. Fair enough, guys. Then I explained you the forces. I hope you have the idea about the tidal force, which was responsible for the westward movement. The equatorward movement is buoyancy force as well as the centrifugal force, which we call as the pole fleeing force. Fair enough. कभी कभी इसको ग्रेविटेशनल फोर्स के नाम से भी, ग्रेविटेशनल डिफरेंशिएशन फोर्स के नाम से भी जानते हैं, बट इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. बट एक बात मुझे, अगर मेरा बचपन अच्छा गुजरा है तो और साइंस बैकग्राउंड से गुजरा है तो मुझे पता है, अगर ग्रेविटी एक्ट करती है तो वो कहां करती है? सेंटर ऑफ मास पे, राइट. और सेंटर पे जो अर्थ का सेंटर ऑफ मास है, इट विल लाई इन एंड अराउंड द इक्वेटर ओनली. इसीलिए वहां की ओर सारे के सारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं इक्वेटर की ओर जाने लगते हैं, जो कि सही अवधारणा नहीं है. ठीक है. इसके बाद हमने देखा कि यस, दीज ऑल ऑफ द कॉन्टिनेंट्स वर मूविंग. देयर आर सो मेनी क्रिटिसिजम्स टू दिस थियरी, बट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम समवन केम एंड सजेस्टेड दैट यस, द मूवमेंट वाज देयर इन द पास्ट. द वे वी आर ऑब्जर्विंग the earth today and the arrangement of the continents today, वो पास्ट में सेम नहीं था. वो सबसे पहले एल्फ्रेड वेगनर ने बताया, और इसी कहानी को आगे लेके जाएंगे डिफरेंट ज्योग्राफर्स, और वो प्रपाउंड करेंगे अगली थियरीज, और वो कोशिश करेंगे ये जानने की कि कौन सा ऐसा फोर्स होगा जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर द मूवमेंट ऑफ दीज कॉन्टिनेंट्स. राइट. दैट्स व्हाई इन द कंक्लूजन आई टोल्ड यू, कंक्लूजन में मैंने तुम्हें बताया था कि दो दिस थियरी वाज रिडिक्यूल्ड और क्रिटिसाइज्ड ऑन मेनी ग्राउंड्स,
but still it paved the way for the further geographers to explain the formation of landforms on this planet Earth. That we will get to know about it in a better manner when we will discuss about plate tectonic theory, when we will discuss about the sea floor spreading theory, right? Abhi मैं अगली theory पे नहीं आ रहा हूं. Why? Because it requires some basic understanding of the interior of Earth and how this Earth has evolved, how the atmosphere has come into picture. So we will see these things first, then कल जब हम क्लास में मिलेंगे we'll start with the theories. Fair enough guys? तो हो गया रिवीजन ये. तो ये सुपर कॉन्टिनेंट डन, ये पढ़ लेना, वैसे कुछ ऐसा खास है नहीं. इंटरेस्टिंग फैक्ट्स फ्रॉम द लेक्चर, अच्छा ऐसा भी था क्या? ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी पढ़ लीजिएगा जो मैंने तुम्हें बता दिए थे, बहुत सारे एशियाटिक लायंस, ट्रॉपिकल स्पीशीज, एंड आई होप देयर इज नो नीड ऑफ रिवाइजिंग देम अगेन एंड अगेन, राइट? चले. All right, guys. So now we are going to start with the other aspect, that is what we call as interior of Earth. Interior of Earth में अब हम सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि how this Earth का atmosphere has evolved. But सबसे पहली चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अच्छा एनसीईआरटी पढ़ा? फेयर इनफ भाई, वो देना ही पड़ेगा अभी तेरे को स्टाइलिस थोड़ी देर के लिए. रुक जानी तो. चल रहा डन. तो व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड इज, एनसीईआरटी समझ में आया क्या लिखा था? डाउट है? लैंग्वेज, अच्छा मैं एक बात और बता देता हूं. जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे 11th क्लास की, दैट एनसीईआरटी इज रिटन इन अ वेरी बैड मैनर. व्हाई? बिकॉज बहुत टफ लैंग्वेज दिया है उसमें. अब जब क्लास की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, उसके बाद जब एनसीईआरटी पढ़ने जाएंगे, इट विल लुक कंपैरेटिवली इजियर टू यू. ये बात तय है. और उसकी लैंग्वेज को समझना और याद करना जरूरी इसलिए है क्योंकि जब प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा तो उसी लैंग्वेज में आएगा. ऐसा नहीं है कि जिस लैंग्वेज में तुम यहाँ पे मोक दोगे या जिस लैंग्वेज में मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ उस लैंग्वेज में पूछा जाएगा. तो ये बात आप हमेशा याद रखेंगे कि एनसीईआरटी को थोड़ा ध्यान से पढ़ें, so that you will be in touch with the geographical language that is written there in that particular book. Now we are going to start with the second aspect of this class. We call it as the interior of Earth. Interior of Earth को जानना हमारे लिए जरूरी क्यों है? सबसे पहले everybody knows that this Earth का interior is made up of crust, mantle and core, right? But why we should know about this interior of Earth? What is the rationale behind it? The very first rationality behind this is whenever we see disasters in terms of earthquake, in terms of volcanic activity or tsunamis, these all disasters are damaging the infrastructure which is present above the surface of Earth. But the force behind each and every disaster is located interior to the earth. जब मैं earthquake की बात करता हूं तो हमेशा हम बोलते हैं कि प्लेट्स का मूवमेंट हुआ और भूकंप आ गया, ऐसा शायद सुना होगा, राइट? और जब वोल्केनिक एक्टिविटी होती है तब भी मैग्मा अर्थ के इंटीरियर से ही बाहर आता है. तो भले ही ये सारे के सारे जो भी जियोमॉर्फोलॉजिकल फिनोमिनन्स हैं, चाहे वो वोल्केनो है, चाहे वो सुनामी है या अर्थक्वेक है, भले ही ये डिस्ट्रक्ट कर रहे हो आउटर सरफेस को, बट इनके पीछे का जो सोर्स है, इनके पीछे की जो एनर्जी है, वो लाई करती है इंटीरियर ऑफ अर्थ में. तो जब हमें इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग होगी, देन वन और द अदर डे वील बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाई दीज फिनोमिनन्स आर टेकिंग प्लेस. Though there is a big doubt in our mind till now why humanity is under pressure these days, the idea is disasters जो हैं ये historical past से लेके आज तक होते रहे हैं. Yes, वो पास्ट में भी थे, प्रेजेंट में भी होंगे और फ्यूचर में भी होंगे. डिजास्टर्स कभी नहीं रुकेंगे. बट द प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ अस राइट नाउ इज, despite having scientific advancements and technological development, we cannot cope up with the increasing frequency and intensity of these disasters. We have increased the scientific developments, we have developed the early warning systems, but still there is
highly unpredictability about the earthquake. We cannot predict when the earthquake will come. Yes, हमारे सामने ये तो चैलेंज है ही कि हम प्रिडिक्ट कैसे करेंगे, बट उससे पहले हमें अगर अर्थक्वेक आता है तो उस डिजास्टर के इंपैक्ट को कम करना, मिटिगेट करने के लिए कुछ एस्पेक्ट्स चाहिए. जैसे मान लो अगर जापान को, अगर हमें हिंदुस्तान की बात करते हैं, अगर आज मुझे अर्थक्वेक जैसे डिजास्टर्स के इंपैक्ट को मिटिगेट करना है तो मैं डेफिनेटली सबसे पहले हिंदुस्तान का मैप लूंगा और उसमें जोन्स डिसाइड करूंगा कि कौन से ऐसे जोन्स हैं जहां पे सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आ सकता है. देन आई विल रीच टू द रीजन्स. सबसे पहले आई विल गो टू द हिमालयस जहां पे अर्थक्वेक्स ज्यादा आते हैं. सेकंड आई विल गो टू द भुज, कच्छ वाला रीजन, वहां पे अर्थक्वेक ज्यादा आते हैं. थर्ड इज द अंडमान एंड निकोबार. दीज आर 3 जोन्स जिनको ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, रिमेंबर दिस, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स जोन 5 में कैटेगराइज करता है इन टर्म्स ऑफ अर्थक्वेक. राइट, जब हम जोनेशन करते हैं, सिस्मिक जोन्स पढ़े होंगे शायद, अगर नहीं पता तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैप को, जो हिंदुस्तान का पूरा मैप है उसको जोनेशन करते हैं. जोनेशन से हमें क्या आइडिया होता है कि कहां पे रिस्क ज्यादा है, कहां पे कौन सा जोन ज्यादा वल्नरेबल है. हाउ डिड वी गेट टू नो अबाउट इट? इफ एंड ओनली इफ वी हैव द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. राइट, एंड ऑलवेज रिमेंबर, जो ये डिजास्टर की संकल्पना है, ये संकल्पना सिर्फ विकासशील देशों की है, डेवलपिंग नेशंस की है. और डेवलप्ड नेशंस में ये डिजास्टर्स नहीं है. डेवलप्ड नेशंस के लिए ये हजार्ड्स हैं. There is a little bit of difference between a hazard and a disaster. Always remember, hazard is always, see, remember one thing, nature always gives us the crisis in the form of hazards. This is what us human beings who convert these crises and hazards to the disasters. Let's say earthquakes are there, they were there and they will be. But this earthquake is a natural hazard and will become a disaster if I'll create unsustainable construction in any area. If any earthquake hits the desertous region, it will be a hazard. It will not cost any life or the damage to property. But the same earthquake, if it will hit to Delhi, it will be a disaster then. Yes or no? So there is a gap, there is a thin line between a hazard and a disaster. So hazard वो है जो कि nature हमेशा देगा. नेचर हमेशा क्राइसिस प्रोवाइड करेगा, बट जब हम उसकी कोपिंग कैपेसिटी के बियॉन्ड जाके सोचेंगे तो वो हमारे लिए डिजास्टर बन जाएगा. राइट, सो एनीवेज, सो व्हेन वी वांट टू अंडरस्टैंड द इंपैक्ट ऑफ any of these geomorphological phenomena such as volcanic activity or the tsunamis or the earthquake, their forces lie interior to the earth. That's why better understanding of interior of the earth is necessary for us to know. Right, one rationale. Second, when we talk about the minerals, yes, we need resources for our survival. So these resources are present interior to the earth, be it is in the form of various other minerals such as iron, aluminium or rare earth metals. जो भी resources को हम देखते हैं, majority of the resources are there interior to the earth. Let's say if today I ask you कि हमारे सामने आगे का चैलेंज क्या है, मैं कनेक्ट कर रहा हूं ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट को, थोड़ा दिमाग को दौड़ाना. आगे के समय हमारे लिए चैलेंज क्या है? हमारे लिए चैलेंज है क्लाइमेट चेंज, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के वर्स्ट विक्टिम होंगे डेवलपिंग नेशंस. डेवलपिंग नेशंस विल बी द वर्स्ट विक्टिम ऑफ क्लाइमेट चेंज, ऑलवेज रिमेंबर. सो क्लाइमेट चेंज का कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन. अब हम चाहते हैं कि हम कार्बन डाइऑक्साइड और इन फॉसिल फ्यूल के एमिशंस को कम करें. अब इसके लिए हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे मूव ऑन कर रहे हैं. यस, ईवीज पे हम जा रहे हैं सो दैट हम फॉसिल फ्यूल की बर्निंग को कम करें. बट आई एम सेइंग ऑन दिस स्टेज firmly that this is nothing but a cosmetic solution to the combustion against the climate change. Why? मैं मेरे घर पे एक इलेक्ट्रिक कार लेके आता हूं, राइट, उसके बाद उस इलेक्ट्रिक कार को देखता हूं तो वो सड़क पे किसी भी प्रकार का कोई पोल्यूशन नहीं करती. बट जब मैं घर पे लाता हूं उसको और चार्ज करता हूं तो उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है वो थर्मल पावर प्लांट से आ रही है. वो थर्मल पावर प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट कर रहा है. Yes or no? So have we thought about it? Yes, this is nothing but a cosmetic solution to one problem. So the problem is, anyways, let's go, do not go into that idea, but remember one thing. So that electric vehicle is running on batteries. What kind of batteries they are?
Lithium ion batteries. They are lithium ion batteries. So to manufacture those batteries, what we need? Lithium. Lithium is a mineral. We do not have that. Yes, we do have. Recently, lithium was found in the Jammu and Kashmir, specifically in Jammu. जम्मू में मिला, राजस्थान में है, राइट, और कर्नाटका में है. मांड्या डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, राजस्थान का नागौर डिस्ट्रिक्ट, एंड इन जम्मू. These are three places where we find the presence of lithium in India. But largely the lithium resources are there in China. We are heavily dependent on China for the lithium imports. So, to strategic autonomy के लिए बात करें, अगर मान लो किसी दिन चाइना हमें मना कर देता है कि हम लिथियम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, राइट, किसी कारणवश, सो वेयर वुड बी आर ऑटोनॉमी लाई देन? कि हमारे पास क्या होने चाहिए? रिसोर्सेस. अब इन रिसोर्सेस को जब मैं देखता हूं, ये सारे रिसोर्सेस कहां पे हैं बेटा? सारे के सारे अर्थ के इंटीरियर में, राइट. जब मेरे को कोई भी माइनिंग करनी है, चाहे कोयला निकालना है, चाहे लिथियम निकालना है, चाहे आयरन निकालना है, चाहे मैग्नीज है, चाहे कॉपर है या एल्यूमिनियम है, these all resources lie beneath the surface of earth. That's why if we will have better understanding of the interior of earth, we will be able to generate as many as resources we want. Not generate, we will be able to locate them rather, right? और जब हमने उनको locate कर लिया, तो जब हम उनका exploration करेंगे, it will not just give us the हमारी इकोनॉमी को बूस्ट तो देगा ही देगा, बट उसके साथ साथ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भी देगा. ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वर्ड तीसरी बार इसलिए यूज कर रहा हूं बिकॉज इट इज नेसेसरी फॉर यू टू राइट दीज वर्ड्स इन योर आंसर्स. व्हाई? स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब यही है कि जब चाइना ने मना किया, तो हमारे पास अगर वो रिसोर्स है, तो हमारे पास एक ऐसी ऑटोनॉमी होगी जिससे हम उनको काउंटर कर सकें, राइट. Third thing, so there are two benefits. One, to understand about the geomorphological processes. Second, resources. Third is the idea of when we talk about the evolution of atmosphere. जब हम atmosphere के evolution की बात करते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि ये जो आज वातावरण हम देख रहे हैं, जिसमें क्लाइमेटिक कॉम्पोजिशन, अगर मैं तुमसे पूछूं, तो सबसे ज्यादा क्या है? नाइट्रोजन इज 78%. देन ऑक्सीजन. ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन कितना है? 21%. उसके बाद ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है. रिमेंबर, ऑर्गन इज 0.93% एंड देन वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%. 0.03% जो आज हम सोचते हैं, जो किताबों में पढ़ते हैं, बट 0.03% अब नहीं रहा. ये इट हैज 0.03% को मैं 300 ppm लिखता हूं. ppm बोले तो पार्ट्स पर मिलियन. ये आज 419 ppm हो चुका है. दिस इज द रीसेंट रिपोर्ट्स. दिस इज व्हाट वी हैव चेंज. अब तुम्हें समझ में आया? क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज जब वर्ड बोला जाता है, वो मतलब क्या है? द मोमेंट वी आर ऑल्टरिंग द क्लाइमेटिक कंपोजिशन ऑफ आवर एटमॉस्फेयर, देन द इंपैक्ट वुड बी सीन टू अस. This is something we are changing. This is something we are altering, and the impact will be on us by in the form of changing temperature, in the form of rising temperature. So global warming जो है, this is nothing but one of the part of climate change. और climate change का मतलब क्या होता है? जब हम अपने climate की composition को change कर रहे हैं, और इसकी वजह से हमें दिखाई देगा कि global warming होगी. But जब मैं इनको देखता हूं, तो मुझे पता लगा कि ठीक है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है. जो भी ये कॉम्पोजिशन है, ये क्लाइमेटिक कॉम्पोजिशन जो आज हम देखते हैं, बट ये क्लाइमेटिक कॉम्पोजिशन सेम नहीं थी पास्ट में. जो ऑक्सीजन आज हम देखते हैं, वो ऑक्सीजन पहले अवेलेबल नहीं थी. देयर इज अ प्रोसेस ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर, एंड उस प्रोसेस का सारा का सारा जो जिम्मा है, वो इंटीरियर ऑफ अर्थ में है. वो प्रोसेस अभी मैं समझाऊंगा तुम्हें कि किस तरीके से इस पूरी धरती पे ये एटमॉस्फेयर आया. एनीवेज, द लास्ट एस्पेक्ट इज समथिंग टू नो अबाउट आवर सोलर सिस्टम, राइट. जो सोलर सिस्टम, वेरियस सोलर सिस्टम ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको भी अगर जानना है, तो मैं ये कह सकता हूं, अगर, क्योंकि मैंने तुम्हें पढ़ाया नहीं है बिग बैंग थ्योरी और ये सब, तब ये अभी इतना माने कि जितने भी ये प्लैनेट्स बने हैं,
सारे के सारे प्लेनेट एक क्लाउड से बने थे, हाइड्रोजन और हीलियम के एक नेबुला, सुना होगा वर्ड, सारे के सारे उस नेबुला से बने थे। तो अगर हम अर्थ के इंटीरियर को जान लें तो क्या हमें दूसरे ऑब्जेक्ट्स जब एक ही चीज से बने हैं, जब एक ही चीज से बने तो जो अर्थ के इंटीरियर में होगा तो पॉसिबिलिटी है दूसरे ऑब्जेक्ट्स में भी सेम चीज मिले। तो जो रिसोर्स हम यहां पे ओवर एक्सप्लॉइट कर चुके हैं वो हम वहां से ले आए, राइट। इसीलिए मैंने तुम्हें ओरिएंटेशन में बताया था स्पेस एज अ रिसोर्स, इफ यू रिमेंबर, स्पेस एज अ रिसोर्स। आई विल गिव यू मल्टीपल एग्जांपल्स जहां पे आपको खुद से समझ में आ जाएगा कि हाँ स्पेस एक रिसोर्स की तरह काम करता है। सो नाउ द वेरी फर्स्ट एस्पेक्ट, टेक डाउन द हेडिंग एज एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर, एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर। द वेरी फर्स्ट स्टेज, ध्यान से समझना, गर्मी लग नहीं रही तुम्हें? हाँ, एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर। देखिए आज से 4.5 बिलियन साल पहले, ठीक है, थोड़े बहुत सालों की बात नहीं करेंगे हम ज्योग्राफी में, आज से अराउंड 4.5 बिलियन ईयर्स अगो दिस एंटायर अर्थ was having the temperature of around 6000 डिग्री सेल्सियस टू 8000 डिग्री सेल्सियस। 6000 से 8000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था इस पूरी अर्थ का, और ये अर्थ एक गैसियस स्टेट में थी, राइट। किस स्टेट में? गैसियस स्टेट में। बट धीरे धीरे there was a process which was going on, and the process was known as the cooling of this entire planet। जब 6000 से 8000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, बिग बैंग थ्योरी में जानेंगे भी कि जब कोई चीज एक्सपैंड कर रही है तब एक्सपैंड करते करते उसकी धीरे धीरे क्या हो रही थी, एनर्जी लॉस हो रहा था और वो कूल होती जा रही थी। सिमिलरली हमारी धरती भी 6000 डिग्री सेल्सियस से धीरे धीरे उसका टेम्परेचर क्या होता गया, कम होता गया। When the temperature was going down, first of all this gaseous state will be converted itself into the liquid state। gaseous state किसमें बदलेगी? liquid state में। वो दे दिया था मैंने उसको, ये भी नहीं है, ठीक है। gaseous state से वो मैंने उसको दिया, gaseous state में थी और gaseous से liquid state में आती रही। धीरे धीरे gradually the temperature was going down and the liquid state of this earth, remember जो अर्थ का पूरा ये गोला जब गैसियस स्टेट में है और धीरे धीरे जब इसका टेम्परेचर कम होगा तो वो लिक्विड स्टेट में जाएगा और फिर लेटर ऑन स्टेजेस में लिक्विड से सॉलिड स्टेट में। बट माय पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग सेज कि जब ये सॉलिड स्टेट में कन्वर्जन होगा तो जो अर्थ का आउटर पार्ट है वो तो बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इंटीरियर पार्ट में अभी भी हीट जमा रहेगी, राइट, क्योंकि इंटीरियर पार्ट से हीट बाहर नहीं जा पा रही है, दैट इज कंटेन्ड टू द इंटीरियर पार्ट, एंड द आउटर सरफेस ऑफ दिस एंटायर अर्थ वाज गेटिंग सॉलिडिफाइड। इस सिनेरियो में 1 बिलियन साल बाद, 4.5 बिलियन ईयर्स अगो आई एम टॉकिंग अबाउट, 4.5 बिलियन ईयर्स अगो the idea was the temperature of the earth was 6000 degrees Celsius to 8000 degrees Celsius and the earth was in the gaseous state। ये gaseous state में थी और इस gaseous state से it was cooling down and around 3.5 billion years ago what happened, around 3.5 billion years ago the outer layer of the earth got solidified, outer layer got सॉलिडिफाइड। अब जब ये आउटर लेयर सॉलिडिफाई हुई तो इसी को हम सॉलिडिफिकेशन को ही हम क्या कहते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ अ क्रस्ट। इसी को हम क्या बोलेंगे, क्रस्ट का फॉर्मेशन हुआ। बट रिमेंबर वन मोर थिंग हियर, जब ये क्रस्ट का फॉर्मेशन हुआ तो ये क्रस्ट बहुत ही थिन क्रस्ट थी, बहुत ही थिन क्रस्ट थी ये, और इस थिन क्रस्ट में, इस थिन क्रस्ट को मैं देखूंगा तो ये क्रस्ट बनी जो किससे बनी, सॉलिडिफिकेशन से बनी, राइट। बट इंटीरियर में अभी भी बहुत ज्यादा हीट है, इंटीरियर में बहुत ज्यादा हीट है।
आज तुम्हें पता भी लग जाएगा कि जो हमारी अर्थ है उसके अंदर बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का प्रेजेंस है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बोले तो यूरेनियम, राइट, यूरेनियम, थोरियम, जो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, इन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का प्रेजेंस था इस अर्थ के इंटीरियर के अंदर। और जब ये बहुत सारे हॉट रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, बहुत सारे हॉट रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जब लिक्विड स्टेट में होंगे तो डेफिनेटली इनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, और जिसका टेम्परेचर ज्यादा होता है वो चीज कंपैरेटिवली हल्की होती है। यस और नो? और हल्की चीज हमेशा ऊपर आने की कोशिश करेगी। सो व्हाट हैपेंड इन दिस फेज, जो भी नीचे का मटेरियल था, दिस मटेरियल विल ट्राई टू कम आउट, दिस मटेरियल विल ट्राई टू कम आउट, एंड दिस इज नथिंग बट द रेडियो एक्टिव। ये क्यों मटेरियल के अंदर हीट जनरेट हो रही है? क्योंकि रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, रेडियो एक्टिव disintegration. Just because of the radioactive disintegration, heat is being generated, और इस हीट के कारण जो भी ये इसी को हम मैग्मा कहते हैं बेसिकली। जो आज तुम मैग्मा की बात करोगे उसको घुमा के बोल रहा हूं। ये जो सारा का सारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जो ये रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन से जो एलिमेंट्स हैं, ये किस फॉर्म में हैं? दे आर इन द लिक्विड स्टेट, एंड इसी को हम आज क्या कहते हैं? दिस इज टुडे known as magma. This is molten magma, and this molten magma was trying to come out every single point of time. It will take time. तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये क्या बता रहा है, but yes, ये प्रोसेस बिलियंस, इस प्रोसेस के लिए एक बिलियन साल लग जाते हैं, राइट? अब जब ये मैग्मा बाहर आने की कोशिश करेगा, तब मुझे पता है अगर ये क्रस्ट बहुत ही थिन है, इफ this outer layer or this crust is very thin, so definitely one point of time this magma will come out, this magma will be able to come out. Yes or no? When this magma will be able to come out, then eventually it will get solidify. क्यों? क्योंकि बाहर का टेम्परेचर इज लेस, बाहर का टेम्परेचर क्या है? कम है, अंदर का टेम्परेचर ज्यादा है। ये मैग्मा क्या कोशिश कर रहा है? बाहर आने की। और जैसे ही ये मैग्मा बाहर आएगा तो इस मैग्मा के बाहर आते ही सॉलिडिफिकेशन होगा, और सॉलिडिफिकेशन होने से तुम्हें यहां पे बहुत सारे लैंड फॉर्म्स का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। बहुत सारे लैंड फॉर्म्स यहां पे बनने लगे। क्यों लैंड फॉर्म्स बने? क्योंकि जो मैग्मा आके सॉलिडिफाई हुआ। लैंड फॉर्म समझते हैं, राइट? वो सारे लैंड फॉर्म्स यहां पे बने। इस मैग्मा के अंदर बहुत सारे मिनरल्स हैं, बहुत सारे मिनरल्स हैं, क्योंकि हमारी धरती बनी इन मिनरल्स से हुई है। इन मिनरल्स का डेफिनेटली व्हाट विल हैपन, ये सारे के सारे मिनरल्स भी तो बाहर आ रहे हैं इन लैंड फॉर्म्स के साथ। अब कुछ ऐसे लैंड फॉर्म्स होंगे, एक बात हमेशा ये भी ध्यान रखेंगे हम कि सारे मिनरल्स का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इंटीरियर में, नॉट एट ऑल। उनका डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म है। ऐसी जगहें इस पूरी धरती के ऊपर जहां पे मैग्मा जब बाहर आया, मैग्मा जब बाहर आया, सॉलिडिफाई हुआ, मिनरल्स जब उसके अंदर थे, ऐसे रीजन्स जहां पे आयरन और मेटालिक मिनरल्स का प्रेजेंस था, जहां पे आयरन और मेटालिक मिनरल्स का प्रेजेंस था, उन प्लेसेस को, उन लैंड फॉर्म्स को आज हम शील्ड के नाम से जानते हैं। रिमेंबर द वेरी फर्स्ट लेक्चर नाउ, ब्राजीलियन शील्ड, Canadian shield. I told you one thing, that the shields are those regions where we will find the majority of metallic minerals. अरे मैंने बताया था ये। तो शील्ड ऐसे रीजन्स होते हैं, जिनको नहीं पता बता देता हूं। शील्ड ऐसे रीजन्स होते हैं जहां पे मेटेलिक मिनरल्स का प्रेजेंस हमें दिखाई देता है, और वो मेटेलिक मिनरल्स इसीलिए उनको शील्ड नाम दिया गया है, क्योंकि ये मेटेलिक मिनरल्स धरती के सबसे पुराने समय में 3.5 बिलियन साल पहले जब मैग्मा की आउटपोरिंग हो रही थी, उसके सॉलिडिफिकेशन के दौरान जो मेटेलिक मिनरल्स आए थे, उनके सॉलिडिफिकेशन के कारण जो लैंड फॉर्म्स बने हैं, उन लैंड फॉर्म्स को हमने शील्ड का नाम दिया है। और मेरे को पता है ये मेटेलिक मिनरल्स, जो ये आयरन, कॉपर, मैग्नीज जैसे जो मिनरल्स हैं, दीज मिनरल्स आर वेरी टफ इन नेचर। और अगर ये इतने टफ हैं, इतने हार्ड हैं, तो क्या ये इतने सालों तक इरोड हो जाएंगे? या देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट वी कैन फाइंड देम टुडे इटसेल्फ। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आज भी हमें ये मिनरल्स, आज भी हमें ये रीजन्स दिखाई देंगे। इसीलिए चाहे वो कैनेडियन शील्ड है, हडसन बे देखा था कल, हडसन बे के जस्ट नीचे वाला जो रीजन है, दैट इज टर्म्ड एज द कैनेडियन शील्ड। और वही ऐसा रीजन है जहां पे कनाडा के सबसे ज्यादा मेटालिक मिनरल्स और रिसोर्सेज मिलते हैं।
most of the resources of Canada are there in that shield itself, right? Just because of the fact they lie, their origin is lying like this. I hope it is clear till now. Fair enough. शील्ड बन गई, बट अब आती है, कल हम कंपोनेंट बेस्ड अप्रोच की बात कर रहे थे, राइट? तो आज एक चीज ध्यान से समझना, जब भी कोई वोल्केनो इरप्ट होता है, वोल्केनो जब इरप्ट होता है तब हमेशा हम कहते हैं वोल्केनो से क्या बाहर आएगा? मैग्मा। हमें तो सिर्फ मैग्मा लगता है ना बाहर आएगा, बट एक बात दिमाग लगा के सोचो, जब मान लो ये सरफेस है, नीचे से मैग्मा बाहर आ रहा है, तो वो इस सरफेस को भी तो तोड़ेगा। जब इस सरफेस को तोड़ेगा तो इस सरफेस के पेबल्स, स्टोन्स, वो भी तो थ्रो होंगे, यस और नो? तो उन सबको बोला जाता है पायरोक्लास्टिक मटेरियल। उनको क्या बोलते हैं? पायरोक्लास्टिक मटेरियल्स। ये पायरोक्लास्टिक मटेरियल्स कुछ नहीं होते, इनको हम बोलते हैं वोल्केनिक ऐश, वोल्केनिक स्टोन्स, पेबल्स, ग्रेवल्स, वो सारे के सारे क्या है? पायरोक्लास्टिक मटेरियल्स हैं। बट अलोंग विद दैट, जब भी कोई वोल्केनिक एक्टिविटी होगी तो गैसेस बहुत सारी बाहर आएंगी, एंड अलोंग विद दैट वाटर वेपर बहुत सारा बाहर आएगा। सो ये चार कंपोनेंट हैं किसके? किसी भी वोल्केनिक एक्टिविटी के। नाउ अब ध्यान से समझना, मैं बहुत दूर तक रिलेशन समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब भी कोई वोल्केनिक एक्टिविटी होगी तो उस वोल्केनिक एक्टिविटी के दौरान कौन कौन बाहर आ रहा है? फर्स्ट इज मैग्मा, सेकंड इज पायरोक्लास्टिक मटेरियल, थर्ड इज वेरियस गैसेस, एंड फोर्थ इज वाटर वेपर। फोर्थ इज वाटर वेपर। अब जब ये वाटर वेपर ये सारे बाहर आ रहे हैं, तो अब मुझे एक बात बताओ, मेरे से अगर कोई सवाल पूछा जाता है व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ एनी वोल्केनिक एक्टिविटी, आई नो दी कंपोनेंट बेस्ड अप्रोच। मेरे को पता है अगर किसी भी वोल्केनिक एक्टिविटी का इंपैक्ट पूछा जाएगा तो मैं देखूंगा मैग्मा बाहर आएगा, उसके सॉलिडिफिकेशन से पहला लैंडफॉर्म बनेंगे, यस यस और नो? दूसरा पायरोक्लास्टिक मटेरियल आएगा जो कि खतरनाक साबित हो सकता है, राइट? जब स्टोन्स, पेबल्स इतने ज्यादा हमारे एटमॉस्फेयर में आएंगे, दे विल कवर द एंटायर अर्थ, राइट? जब वो उस एरिया को कवर कर लेंगे, क्या सनलाइट आएगा? सनलाइट हिंडर होगी, यस और नो? जब सनलाइट नहीं आएगी तो वहां पे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, डिक्रीज? देयर विल बी शॉर्ट टर्म डिक्रीज इन टेम्परेचर एज वेल इन दैट रीजन, राइट? गैसेस में बहुत सारी गैसेस बाहर आती हैं, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड है, चाहे वो सल्फर डाइऑक्साइड है, तो उसकी वजह से पोल्यूशन बढ़ेगा, यस और नो? फोर्थ इज द वाटर वेपर। वाटर वेपर जब आएगा और पानी जब ठंडा हो रहा है और वाटर वेपर है, तो वाटर वेपर कंडेंस होकर बादल बनेंगे, बादल बनेंगे तो बारिश हो सकती है, यस? दिस इज द इंपैक्ट। अभी बहुत लेमन टर्म्स पे समझा रहा हूं। सो नाउ यू विल रिमेंबर द कंपोनेंट ऑफ एनी वोल्केनिक एक्टिविटी। वन इज द मैग्मा, सेकंड इज द पायरोक्लास्टिक मटेरियल, थर्ड इज द गैसेस, एंड फोर्थ इज द वाटर वेपर। सो अब जब ये वोल्केनिक एक्टिविटी हुई है तो डेफिनेटली देयर विल बी, ये जो वोल्केनिक एक्टिविटी हुई है इसमें सिर्फ मैग्मा ही बाहर नहीं आया, रादर बहुत सारी गैसेस भी बाहर आई हैं, यस और नो? और गैसेस के साथ साथ यहां पे कौन बाहर आया? वाटर वेपर। कौन बाहर आया? वाटर वेपर, राइट? दिस स्टेज इज क्लियर? डन एवरीवन? देन द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एटमॉस्फेयर। सो जो ये पहला एटमॉस्फेयर है, इस स्टेज ऑफ एटमॉस्फेयर के अंदर क्या होगा? अब जो बारी आएगी उसको बोला जाता है चैम्बरलिन ग्रेट टेक्टो वोल्केनिक एज। द चैम्बरलिन ग्रेट टेक्टो वोल्केनिक एज अराउंड 3.2 बिलियन ईयर्स अगो टू 2.9 बिलियन ईयर्स अगो। अब जो स्टेज आई है, दिस इज द सेकेंड स्टेज। इस स्टेज को बोलते हैं चैम्बरलिन ग्रेट टेक्टो वोल्केनिक स्टेज। ऊपर से तो नहीं जा रहा, समझा देता हूं। चैम्बरलिन एक व्यक्ति है, ग्रेट मतलब महान, राइट? उसके बाद है वोल्केनिक एज। अब इसमें क्या होना है उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, वी स्टिल नो अ फैक्ट दैट द क्रस्ट वाज वेरी थिन। क्रस्ट क्या थी? बहुत ही थिन क्रस्ट थी। और नीचे से मैग्मा क्या हो रहा है? कॉन्टिन्यूसली दिस मैग्मा इज ट्राइंग टू इरप्ट आउट। जब कॉन्टिन्यूसली दिस मैग्मा इज कमिंग आउट, डेफिनेटली इट इज लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस लैंडफॉर्म्स। इट इज लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस लैंडफॉर्म्स हियर, राइट? ऑन द अदर हैंड, जब इस स्टेज में ग्रेट टेक्टो वोल्केनिक एज के दरमियान क्या होता है? सबसे ज्यादा वोल्केनिक एक्टिविटीज होती हैं। जब बहुत ज्यादा वोल्केनिक एक्टिविटीज होती हैं तो उस दरमियान इतना सारा मैग्मा बाहर आएगा,
मैग्मा बाहर आएगा, वन थिंग। सेकंड, गैसेस बाहर आएंगी। थर्ड, वाटर वेपर बाहर आएगा। मैग्मा, गैसेस, वाटर वेपर, ये तीन चीजें जब बाहर आ रही हैं तो इस स्टेज में क्या होगा, सबसे पहले जो भी वाटर वेपर है, और अर्थ का जो टेम्परेचर है वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। जो वाटर वेपर है, दिस वाटर वेपर विल स्टार्ट गेटिंग कंडेंस्ड। जब वाटर वेपर का कंडेंसेशन होता है बेटा, तब किसका फॉर्मेशन होता है, क्लाउड्स का। तब कौन बनना शुरू होंगे, क्लाउड्स बनना शुरू होंगे। ठीक है, पहली चीज अब ध्यान से समझना, यहां पे इत्मीनान से, जो वाटर वेपर था, उस वाटर वेपर ने तो क्या बना लिया, क्लाउड्स। वाटर वेपर ने क्या बना लिया, क्लाउड्स। दीज आर दी वेरियस क्लाउड्स, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं, ये क्लाउड्स बन गया। और उसके साथ साथ डिफरेंट गैसेस भी एमर्ज हुई, और इन गैसेस में जो पहला एटमॉस्फेयर था, जो सबसे ज्यादा गैस थी, दैट वाज कार्बन डाइऑक्साइड। इनमें जो गैसेस थी, दोज वर द कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सम ऑफ द नाइट्रोजन, and then we will see the presence of hydrogen, then we will see the presence of helium. So जो हमारा प्राइमरी एटमॉस्फेयर था वो बना किससे हुआ था, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम एज वेल एज वाटर वेपर से। फेयर इनफ गाइस, डन एवरीवन, फेयर इनफ। अब ये क्लाउड्स बने, सबको ऐसा लगता है कि क्लाउड्स बन गए, क्लाउड्स बनने के बाद क्या होगा, रेनफॉल। सबको ऐसा लगता है क्लाउड बनने के बाद क्या होगा, रेनफॉल। बट जब रेनफॉल होने लगी, जब पानी नीचे आने लगा, ये पानी जब नीचे आने लगा, बट अर्थ का सरफेस अभी भी बहुत गर्म है। भले ही टेम्परेचर इंटीरियर के मुकाबले बाहर ठंडा है, बट अर्थ अभी भी बहुत गर्म है। जब ये ड्रॉपलेट वापस नीचे आएंगी, वापस किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, इवेपोरेट, रीइवेपोरेशन होगा, रीइवेपोरेशन होगा, फिर वापस ऊपर उठेंगी, वापस क्या बना लेंगी, क्लाउड बना लेंगी। धीरे 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 बिलियंस ऑफ ईयर्स तक अभी इस स्टेज में बारिश होना स्टार्ट नहीं हुआ। थर्ड स्टेज आई, एंड इन दिस थर्ड स्टेज वी कॉल दिस स्टेज एज द डिल्यूज एज। इसको हम कहते हैं डिल्यूज एज। डिल्यूज का मतलब क्या होता है, सबमर्ज हो जाना, सबमर्ज हो जाना। अब हुआ क्या है उसको समझें। देखें, ये हमारा क्या है, थिन क्रस्ट। इस थिन क्रस्ट के नीचे रेडियो एक्टिव एलिमेंट, radioactive element in the form of magma. They are giving us the formation of various landforms. These are the various landforms which are getting formed here, right? And on the other hand, now the moment you will see ध्यान से सुनना इस बात को, जैसे जैसे कोई भी वाटर ड्रॉपलेट नीचे आई, वापस री-इवेपोरेट, नीचे आया फिर इवेपोरेट। सो क्या धीरे 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 these clouds will become more denser and denser? Yes or no? These clouds will become more denser and denser. Now the time has come, because we know a fact, the time आगे चलता जा रहा है, और उस टाइम के दरमियान what is happening, उस टाइम के दरमियान टेम्परेचर भी अर्थ का क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। सो यहां पे ग्रेट क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है, एंड नाउ दीज क्लाउड्स आर गोइंग टू गिव यू दी रेनफॉल फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स देयर विल बी रेनफॉल। मिलियंस ऑफ ईयर्स अगर रेनफॉल होगा, तो ऐसे रीजन जहां पे, ऐसे रीजन जो इन लैंडफॉर्म्स के बीच में जहां पे स्पेस था, दिस ऑल स्पेस विल बी फिल्ड विद वाटर, एंड इसी स्पेस को आज हम किस नाम से जानते हैं, दीज आर नथिंग बट द फॉर्मेशन ऑफ ओशियंस। इन्हीं से किसका फॉर्मेशन हुआ, ओशियंस का फॉर्मेशन हुआ। अरे समझ में आया, डन, जिंदा है सब। ओशियंस का फॉर्मेशन हुआ, बारिश होती जा रही है, बारिश के दरमियान होगा क्या, CO2 एक गैस थी, नाइट्रोजन ऊपर जा रही है क्योंकि एक्टिविटी हुई, तो नाइट्रोजन तो है ही, और क्या क्या था, हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन हीलियम बहुत हल्की गैसेज है, अरे हाइड्रोजन और हीलियम बहुत लाइट गैसेज है। दीज हाइड्रोजन एंड हीलियम, बिकॉज बाय द वर्च्यू ऑफ देयर लाइटनेस, दे विल गो अप। अरे जो हल्की चीज होगी वो तो ऊपर चली जाएगी। नाइट्रोजन इनर्ट है, किसी के साथ रिएक्ट करती नहीं है, ये एटमॉस्फेयर में बरकरार है, ये एटमॉस्फेयर में बरकरार है। मौत किसकी हुई, कार्बन डाइऑक्साइड की। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है, दिस कार्बन डाइऑक्साइड विल बी, जब तुम्हें अगर थोड़ा सा साइंस पता है, H2O plus CO2 will form the carbonic acid. It will form the carbonic acid, और ये कार्बोनिक एसिड जाके सारी की सारी
जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहां इकट्ठी हो गई? इन ओशियंस में। इसीलिए आज भी ये माना जाता है कि ओशियंस आर द लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट सिंक ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। अभी मैं एक थियरी बताऊंगा, इसके बाद तब तुम्हें और बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी हाउ जियोग्राफी इज कनेक्टेड टू द एनवायरमेंट अ लॉट, राइट? सो नाउ वी हैव गॉट टू नो दैट दिस कार्बन डाइऑक्साइड is now getting diluted because this water, ये जो पानी है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को लाके कहां पे सबमर्ज, कहां पे इकट्ठा कर रहा है? ओशियंस के अंदर। सो कैन आई से जो ओशियंस बने, नाउ कार्बन डाइऑक्साइड के आने से द ओशियनिक टेम्परेचर कंडीशंस विल चेंज, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो टेम्परेचर को बढ़ाता है, कंडीशंस चेंज होंगी। इन ओशियनिक टेम्परेचर के चेंजिंग कंडीशंस के साथ अब इस समय पे हुआ क्या है? हमारे एटमॉस्फेयर में अभी भी ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, नाइट्रोजन आ चुका है। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सारा था, अब वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। बाकी की गैसेस जितने भी हैं वो इनर्ट हैं, वो बाहर आ गई होंगी। आई एम नॉट कंसर्न्ड अबाउट देम, आई एम कंसर्न्ड अबाउट वन थिंग, हाउ ऑक्सीजन हैज कम टू दिस एंटायर पिक्चर। द एवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन और द coming of oxygen is something which is very beautiful for us to know. Why? Because in the next stage what will happen? अब oceans बन गए, oceans के अंदर temperature conditions change होने के कारण there will be emergence of a bacteria, and this bacteria is nothing but we call it as cyanobacteria. cyanobacteria को पहले एक नाम से जाना जाता था, blue ग्रीन एल्गे। क्या है ये? ब्लू ग्रीन एल्गी। ये किस नाम से जाना जाता है? ब्लू ग्रीन एल्गी। अब मुझे बताएं, एल्गी क्या होता है? भाई फोटोसिंथेसिस करती है, हाँ, बट ये क्या है? एक बैक्टीरिया। बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस कर सकता है? बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस कर सकता है? मेरा दिमाग तो कहता है नहीं। और ये बैक्टीरिया जो है, दिस बैक्टीरिया इज नथिंग बट दी एनएरोबिक बैक्टीरिया। एनएरोबिक बैक्टीरिया मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी जिंदा हैं। अब एक बात, मेरा छोटा सा सवाल, बचपन अच्छा गुजरा होगा तो याद रहेगा। द क्वेश्चन इज, फटाफट जवाब देना, फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? अरे प्लांट के अंदर क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहां मिलता है? कहां पे मिलता है? कहां मिलता है? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल है क्लोरोप्लास्ट में, और क्लोरोप्लास्ट मिलेगा तुम्हें कहां पे? पत्तों में, जहां पे भी मिले, मेरे को कोई मतलब, मुझे इतना पता है वो मिलेगा प्लांट्स में, राइट? ये क्या है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्यों नहीं कर पाता फोटोसिंथेसिस? क्योंकि क्लोरोफिल नहीं है ना? बट साइनोबैक्टीरिया इज हैविंग द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। बट इसका क्लोरोफिल कहां पे है बेटा? क्लोरोफिल इज इन दी साइटोप्लाज्म। इसका क्लोरोफिल कहां पे होता है? साइटोप्लाज्म में। इसीलिए ये फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी कर सकता है। इफ इट इज एबल टू डू दी फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी, देन प्लीज लेट मी नो वन थिंग, अगर ये फोटोसिंथेसिस करने लगेगा तो क्या फोटोसिंथेसिस से साइनोबैक्टीरिया क्या रिलीज करेगा? ऑक्सीजन। क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, उसके साथ साथ सनलाइट। सनलाइट इसको तो चाहिए ही नहीं है, भले ही इसको तो भले ही सनलाइट मिल जाएगी, कहां से? सन तो है ही ओशन के अंदर, इसको सनलाइट मिल गया, वाटर के अंदर तो ये जिंदा है ही, और ये बना देगा, ये रिलीज करेगा किसको? ऑक्सीजन को। और ऑक्सीजन धीरे 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 करके किस में आने लगी? ओशनिक वाटर में। अगर आज मैं ओशियंस के अंदर ऑक्सीजन देखता हूं, मान लो ये ओशियन का सरफेस है, इस ओशियन के सरफेस के अंदर जो भी ऑक्सीजन थी धीरे 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 इस इंटरफेस से वो कहां आने लगी? एटमॉस्फेयर के अंदर। और जैसे जैसे एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन आने लगी, वो वैसे वैसे द लाइफ फॉर्म जो होने लगी वो क्या होने लगी? कॉम्प्लेक्स होने लगी। लाइफ फॉर्म का कॉम्प्लेक्स होना मतलब जो पहले सिंपल लाइफ थी इन द फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया,
नाउ वो बैक्टीरिया से जो कि यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर से वो प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स बनने लगेंगे, और सेल्स, सेल्स से ऑर्गन्स, और सेल से टिश्यूज, टिश्यू से ऑर्गन्स, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम से लाइफ। राइट, सो कैन आई से जो अर्लियर लाइफ है सबसे पहले कहां जनरेट हुई थी? ओशियन के अंदर, और बाद में लाइफ आई कहां पे? सरफेस पे। और धीरे 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 जब इस ओशियन की, जब धीरे धीरे ओशियन की जो ऑक्सीजन थी बाहर आती गई, नाउ डेज वी फाइंड दी प्रेजेंट कॉम्पोजिशन एज 20.8%, एंड जब बारिश हुई तो कार्बन डाइऑक्साइड का कॉम्पोजिशन कम हुआ, वी फाइंड इट एज 0.03%. Nitrogen was continuously increasing and it has now reached to the 78%. Rest of the gases are the inert gases, and hydrogen, helium जो light gases थी वो already upper atmosphere में चली गई. This is how evolution of atmosphere has done. Yes or no? ये एटमॉस्फेयर का जो एवोल्यूशन हुआ है, इसका जो सारा का सारा सोर्स है वो कहां पे है बेटा? इंटीरियर ऑफ अर्थ में। इसका सारा सोर्स कहां पे है? इंटीरियर ऑफ अर्थ में। So now I hope you will remember always what is the role of interior of earth and how it is responsible for the formation or evolution of the atmosphere. Now understand one thing, मैं कह रहा था जब लाइफ एग्जिस्ट करने लगती है, सबसे पहले प्लांट्स जब बनते हैं ओशियन के अंदर, हाउ इट इज कनेक्टेड टू एनवायरमेंट, लेट मी गो टू यू विद दैट। जब प्लांट्स बनने लगेंगे ओशियंस के अंदर, सबसे पहले जो फाइटोप्लैंक्टन्स बोलते हैं, जो ओशियंस के पौधे होते हैं, जब फाइटोप्लैंक्टन्स क्या करते हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, एंड दिस फोटोसिंथेसिस रिक्वायर व्हाट? कार्बन डाइऑक्साइड। अब ओशियन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आती है? इस एटमॉस्फेयर से, इस एटमॉस्फेयर से उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आती है। इसीलिए आज से कुछ सालों पहले तक, यानी कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं हुआ था उससे पहले तक, यह देखा गया कि जो ओशियंस हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड को सिंक कर लेते हैं, क्योंकि एक साइकिल चला हुआ है जो नेचर ने बैलेंस प्रोवाइड किया है हमें। जैसे हमारी बॉडी में होम्योस्टेसिस होता है, होम्योस्टेसिस समझते हैं क्या होता है? जब मेरे को गर्मी लग रही है तो पसीना आएगा, पसीना जब इवेपोरेट होगा, वो इवेपोरेशन ऑलवेज गिव्स द कूलिंग इफेक्ट। जब मेरे शरीर में ठंड लगती है तो मैं शिवर करने लगता हूं, बाय शिवरिंग आई जनरेट हीट, राइट? दिस इज समथिंग बाय द मीन्स ऑफ विच आई कीप माई टेम्परेचर एट अ कॉन्स्टेंट प्लेस, राइट? सिमिलरली धरती का भी एक होम्योस्टेसिस है, अर्थ का भी एक होम्योस्टेसिस है, जिसमें अगर हम कुछ चीजों को इंक्रीज कर देंगे तो अर्थ किसी ना किसी इफेक्ट से उन चीजों को डिक्रीज कर देती है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ध्यान से समझिएगा। मान लो किसी भी एक रीजन में ग्रासेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई, ग्रासेस इंक्रीज हो गई। ग्रासेस को खाने वाले कौन है? डियर। डियर को खाने वाले कौन है? लायन। अब जब ग्रासेस ही ग्रासेस इंक्रीज हो गई, तुम्हारा कहने का मतलब है सर ये पूरी दुनिया ग्रासलैंड बन जाएगी फिर तो। मैं कहता हूं जब ग्रासेस का नंबर इंक्रीज होगा, डियर ऑटोमेटिकली इनकी पॉपुलेशन भी बढ़ने लगेगी, क्योंकि इनके पास रिसोर्सेज ज्यादा होंगे, ज्यादा रिसोर्स, ज्यादा न्यूट्रिशन, ज्यादा रिप्रोडक्टिव रेट, ज्यादा नंबर ऑफ डियर्स। जब ज्यादा नंबर ऑफ डियर्स होंगे तो ऑटोमेटिकली लायंस का नंबर भी बढ़ जाएगा। जब लायंस का नंबर बढ़ जाएगा तो डियर का पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली कम होने लग जाएगा। जब डियर का पॉपुलेशन कम होने लग जाएगा, ग्रासेस अपने आप, अरे समझे कि नहीं, इस ग्रासेस बढ़ने लग, ग्रासेस वापस बढ़ने लगेंगी। तो इस तरीके से ये सिस्टम चलता रहता है कि हम ये सोचते हैं कि डेफिनेटली हम ये सोचते हैं कि कुछ ना कुछ चीज बढ़ती रहेगी तो उस चीजों से ये इंपैक्ट होने लगेगा। नहीं रे, नहीं, ऐसा नहीं है। अर्थ के पास अपना एक नेचुरल सिस्टम है, बट व्हाट वी डिड टू दिस अर्थ इज आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो ओशियन की बफरिंग कैपेसिटी थी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने की, हम उससे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करने लगे इन द एटमॉस्फेयर। नाउ व्हाट हैज हैपेंड, जितना कार्बन डाइऑक्साइड ओशियन एब्जॉर्ब कर सकता है वो तो कर ही रहा है, बट extra carbon dioxide is still in the atmosphere. The residence time of carbon dioxide is around 55 to 100 years. The moment अगर जैसे recently कल मैं मेट्रो से आया तो मैंने देखा, क्या ऑब्जर्वेशन है, मैंने बाय किया ई टिकट, उसमें ई टिकट में बाय करते ही मेरे पास जो मैसेज आया उसमें लिखा हुआ, थैंक यू सो मच, यू हैव सेव्ड 205 grams of carbon dioxide, right?
this is something we need to understand, that whatever we have increased in this entire atmosphere, later on stages mein, it is going to hamper our life only, right? Because the buffering capacity of the natural ecosystems that the nature has given us, wo kya ho gayi hai, kam ho gayi hai. Done everyone? So this is what the evolution of atmosphere is. Now let's come back to know about the interior of earth. जो हमारा आज का टॉपिक है, इंटीरियर ऑफ अर्थ क्यों जानना है वो मैंने तुम्हें समझा दिया. अब हमारे पास सवाल आता है, जानना तो है, जरूरी भी है, रैशनैलिटी भी पता है, पर जानूं कैसे? What are the various sources to know about interior of earth? Sources to know about interior of earth, and these sources are classified into two parts. One we call as the direct sources and another one we call as the indirect sources. Right, direct sources वो हैं. अब मेरे को इंटीरियर ऑफ अर्थ में जानना क्या है, ध्यान रखना. पहली चीज मेरे को जाननी है, इनकी केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है. केमिकल कॉम्पोजिशन का मतलब अर्थ के अंदर कौन कौन से मिनरल्स हैं, अर्थ की क्रस्ट किस चीज से बनी हुई है, पहली चीज. दूसरा, मेरे को जानना है अर्थ के इंटीरियर का स्ट्रक्चर कैसा है, क्योंकि हम अभी तक बचपन से पढ़ते आए हैं, देयर आर 3 कॉन्सेंट्रिक लेयर्स ऑफ द अर्थ, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. राइट, ये अभी तक हम जानते आए हैं. बट अब मुझे दो चीजों के बारे में जानकारी हासिल करनी है. वन, व्हाट इज द chemical composition of earth interior, and second, what is the structure of the interior of earth. Right, so there are so many sources to know about the interior of earth, and I know a fact, the depth to which we go, जो डेप्थ है बिल्कुल सेंटर तक अर्थ के, वो कितनी है, 6371 किलोमीटर. अर्थ के इंटीरियर में डेप्थ अगर देखेंगे सेंटर तक, वो कितना है, 6370 और 71 जो भी हो, इतना 6370 किलोमीटर के आसपास इसका डेप्थ है. मैंने पहले सोचा कि अब मैं डायरेक्ट सोर्सेस से अर्थ के इंटीरियर को जानने की कोशिश करता हूं. द वेरी फर्स्ट डायरेक्ट सोर्स दैट इज देयर इन फ्रंट ऑफ मी इज द माइनिंग एंड ड्रिलिंग. माइनिंग एंड ड्रिलिंग मैं करने गया. माइनिंग कोई फाइट नहीं है लाइफ में, बढ़िया माइनिंग चल रहा था. बट मुझे पता लगा जैसे जैसे मैं माइन करता जा रहा हूं और अर्थ के इंटीरियर में जाता जा रहा हूं, मेरे पास अब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है. मेरे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि मैं 12-13 किलोमीटर के आगे जा सकूं. मैं माइन उससे आगे नहीं कर पा रहा. क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. टेम्परेचर मेरे को ना भी पता हो बढ़ जाता हो, बट इतना तो मुझे अब समझ में आ गया, जब अर्थ ठंडी हो रही थी पास से, तो उसकी सारी हीट कहां कंटेन्ड है, इंटीरियर में. मेक सेंस? दूसरी बात, जब मैं नीचे जाता जा रहा हूं, ऊपर की रॉक्स का प्रेशर बढ़ता जा रहा है, प्रेशर भी बढ़ रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है. जिस वजह से आई विल नॉट बी एबल टू गो बियॉन्ड सर्टेन डेप्थ. एंड लेट्स से विद वेरियस ड्रिलिंग एंड माइनिंग ऑपरेशंस, अगर जो डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट है एक, जो कि आर्कटिक ओशियन में चलाया गया, उस ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट से हम 12-13 किलोमीटर तक जा पाए नीचे. राइट, बट 12-13 किलोमीटर क्या एक सिग्निफिकेंट डेप्थ है टू नो अबाउट इंटीरियर ऑफ अर्थ व्हेन वी नो द इंटीरियर ऑफ अर्थ इज 6371 किलोमीटर डीप? नो. सो द इंफॉर्मेशन डायरेक्ट माइनिंग और डायरेक्ट ड्रिलिंग से मेरे को इंफॉर्मेशन मिल रही है, बट इंफॉर्मेशन क्या मिलती है वो देखें. जो भी मैं माइन करता हूं, मुझे यस आई सर्टेनली गेट टू नो अबाउट समथिंग अबाउट द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द अर्थ. अर्थ के इंटीरियर का ऑब्वियसली यस और नो. मैं माइन करके कोई पत्थर लेके आता हूं, उस पत्थर का केमिकल कॉम्पोजिशन तो जान ही सकता हूं ना. यस और नो गाइस? यस डेफिनेटली. तो मेरे को केमिकल कॉम्पोजिशन तो पता चला, बट मुझे अभी भी ये नहीं पता चला कि वो केमिकल कॉम्पोजिशन कहां से आया है, कि अर्थ का इंटीरियर का स्ट्रक्चर क्या है. मैं कहां से लाया, मैं क्रस्ट से लाया, मैं मेंटल से लाया या कोर से लाया? मुझे अभी नहीं पता कि अगर मुझे इस डेप्थ पे ये मिनरल मिला है, तो इससे ज्यादा डेप्थ पे जाऊंगा तो क्या मिलेगा. आई डू नॉट नो अबाउट इट. इजंट इट गाइस? जिंदा है सब? Great. So yes, direct sources are there to know about interior of earth, where we say कि साउथ अफ्रीका में हमने माइनिंग प्रोजेक्ट चलाया, जो मेपोंग गोल्ड माइंस हैं, जो कि डीपेस्ट माइंस हैं, और कोला पेनिनसुला आर्कटिक ओशियन के अंदर हमने डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट चलाया. वहां पे हम सबसे ज्यादा डीप में ड्रिल कर गए, बट वो जो डेप्थ है that is not significant enough for us to give information about the interior of earth, by knowing a fact that earth is way larger deep than we do think. Right, first aspect. फिर कोई बोला चलो ठीक है,
माइनिंग एंड डायरेक्ट सोर्सेज में ड्रिलिंग एंड माइनिंग, ये हो गया। उसके बाद सेकंड मेरे को कोई कहता सर वोल्केनिक एक्टिविटी, वोल्केनिक एक्टिविटी, मैं कहता हूं हाँ बेटा बिल्कुल सही बोला, वोल्केनिक एक्टिविटी। कभी मैं क्यों दिमाग लगाऊं इतना कि मैं नीचे जा रहा हूं, मैं ऐसी जगह पे चला जाता हूं जहां पे वोल्केनो बाहर आ रहा है, और वोल्केनो कहां से आ रहा है, अर्थ के इंटीरियर से। मैं गया उस जगह पे, वोल्केनिक एक्टिविटी हुई थी, मैंने वहां के पत्थर उठाए, सॉलिडिफाई होने के बाद पत्थर उठा के देखा उनकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, गॉट टू नो अबाउट इट। फेयर इनफ गाइस, कोई फाइट है इसमें, बिल्कुल सही है, मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। वोल्केनिक एक्टिविटी कैन बी द गुड सोर्स टू नो अबाउट द इंटीरियर ऑफ अर्थ, बट टेल मी वन थिंग नाउ, डू यू नो फ्रॉम विच डेप्थ दिस वोल्केनिक मैग्मा इज कमिंग आउट? हमें ये नहीं पता भाई किस डेप्थ से आ रहा है ये 12 किलोमीटर से आया, 30 किलोमीटर से आया, 6000 किलोमीटर से आया। तो अर्थ की कंपोजिशन, अर्थ कितनी डीप है, मुझे ये तो फिर भी नहीं पता चलेगा। यस, लिटिल बिट ऑफ दिस आई विल गेट टू नो अबाउट इट इन द फॉर्म ऑफ केमिकल composition, isn't it guys? Understand? All right, so let's see this now. So when we talk about the gold mines of South Africa, location तुम्हें बता दिया है 2 पॉइंट, ये जो 4 किलोमीटर की इसकी क्या है माइनिंग है, ये 4 किलोमीटर तक हम गए इस गोल्ड माइनिंग में, बट फिर भी ये हमारे लिए सिग्निफिकेंट नहीं होगी। देन देयर वाज अ प्रोजेक्ट जिसको हम बोलते हैं डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, जाके देखेंगे 11-12 किलोमीटर तक हम चले गए। नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू द डिटेल, बट स्टिल उस आर्कटिक ओशियन में कोला पेनिनसुला के पास जब हमने वो प्रोजेक्ट किया तब भी हमें सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन नहीं मिली। वोल्केनिक एक्टिविटी मैंने तुम्हें बता दिया कि क्या हो सकता है वोल्केनिक एक्टिविटी से। सो नाउ वी आर डन विद द डीप अर्थ माइनिंग एंड ड्रिलिंग, वी आर डन विद द वोल्केनिक इरप्शन। द नेक्स्ट सोर्सेज आर दी इनडायरेक्ट सोर्सेस। यहां से थोड़ा इत्मीनान से दिमाग लगा के समझना चीजों को, बिकॉज थिंग्स आर क्वाइट इंटरेस्टिंग एज वेल एज कॉम्प्लिकेटेड। See, when we talk about the indirect source, जब हम indirect source की बात करते हैं, so the very first indirect source is pressure and temperature, temperature and pressure। सबसे पहली चीज मुझे अभी तक ये समझ में आ गई कि अर्थ के इंटीरियर में जब मैं जाऊंगा तो धीरे 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 करके टेम्परेचर विल इंक्रीज। फेयर एनफ एवरीवन? यस। सेकेंड थिंग दैट वी नीड टू नो, जैसे जैसे ये टेम्परेचर बढ़ रहा है तो मुझे ये जानने की जरूरत है कि ये टेम्परेचर बढ़ क्यों रहा है, टेम्परेचर बढ़ क्यों रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द राइजिंग टेम्परेचर इंटीरियर टू द अर्थ। उसके दो कारण हैं, ध्यान से समझना। पहला कारण है रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन ऑफ एलिमेंट्स, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन ऑफ एलिमेंट। अब जब ये रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन होगा तब डेफिनेटली ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज्ड, राइट। रेडियो एक्टिव पदार्थ जो भी होते हैं वो बहुत सारी एनर्जी को रिलीज करेंगे, जिस वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ऑन द अदर हैंड, सेकेंड एस्पेक्ट आई नो इज द प्राइमोर्डियल हीट। प्राइमोर्डियल हीट का मतलब क्या है बेटा? प्राइमोर्डियल हीट का मतलब है ऐसी हीट जब अर्थ ठंडी हो रही थी तब उसके अंदर बची रह गई, ट्रैप हो गई, जिसके कारण जो जिस हिसाब से हमने पूरे के पूरे एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर को देखा है। इजंट इट गाइस? अब इन सबको ध्यान से देखने के बाद पता लगा, प्राइमरीली अंडरस्टैंड दिस थिंग विद मी, प्राइमरीली द अर्थ इज हीटेड बिकॉज ऑफ द प्राइमोर्डियल हीट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कंपैरेटिवली भारी होते हैं, यूरेनियम थोरियम 92 होता है यूरेनियम का एटॉमिक नंबर, 235 is the mass number, right? 92 atomic number, 235 mass number. Uranium is quite heavy. Thorium 232 mass number, quite heavy in nature. So we will see the denser elements, the heavier elements will be at depth. अरे lighter elements ऊपर होंगे, depth में कौन होगा? Heavier elements. So radioactive disintegration हमें अपर स्टेजेस में, यानी कि क्रस्ट मेंटल कोर में देखे तो कहां पॉसिबिलिटी है कि हमें रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन ज्यादा दिखाई देगा? ऑब्वियसली इन कोर। क्यों? क्योंकि कोर इज द डीपेस्ट पार्ट, कोर इज द डीपेस्ट पार्ट, और जहां डीपेस्ट पार्ट होगा वहां पे डेंस एलिमेंट्स के होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, और ये सारे के सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर डेंसर एलिमेंट्स। फेयर इनफ? यहां तक कोई शक? अरे जिंदा हो? ग्रेट। सो नाउ प्राइमोर्डियल हीट, बट
नाउ टेल मी व्हाट आई कैन कंक्लूड आउट ऑफ दिस। मैं ये कह रहा हूं हर 32 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। आफ्टर एवरी 32 मीटर देयर इज अ राइज ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, देन द अर्थ का डेप्थ इज, यहां तक जाते जाते तो काम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। यानी कि मेरे दिमाग में यह बात आती है कि कोर तो भाई इवेपोरेट हो जाना चाहिए। अरे है कि नहीं, कोर तो इवेपोरेट हो जाना चाहिए। मान लिया कि चलो ठीक है, फिर भी इतने बढ़िया मटेरियल है कि उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कतई जहर हाई है, फिर भी वो या तो लिक्विड स्टेज में होंगी पूरी अर्थ या गैसियस स्टेज में होगी। बट वी नो नाउ दैट क्रस्ट इज सॉलिड, राइट। कोर सबसे ज्यादा, इनर कोर इज solid, inner core is solid. How is it possible that when let me ask you one very simple question to you people, what is the boiling point of water? एक स्वर में हमेशा से यही जवाब मिलता है जो गलत है। The boiling point of water is 100 degrees Celsius at 1 atmospheric pressure. At 1 atmospheric pressure. If I will increase the pressure, the boiling point of water will increase. If I will decrease the atmospheric pressure, boiling point of water will decrease. 7वीं क्लास की एनसीईआरटी में साइंस में राइट साइड में जो वो एक बल्ब बना होता है ना, थिंक, उसमें डू यू नो उसमें लिखा हुआ है कि जब भी हम 7वीं 8वीं क्लास की होगा, जब भी हम पहाड़ों पे जाते हैं वहां पे राइस पूरी तरीके से पकते नहीं हैं, वो कच्चे रह जाते हैं। कारण क्योंकि प्रेशर वहां पे कम है, पानी जल्दी बॉयल हो जाता है, पानी जल्दी बॉईल हो जाता है, इसीलिए वहां पे उनको पकाने के लिए टाइम लगता है, ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है, समझे। सो अब एक बात बताओ, क्या टेम्परेचर अकेला यहां पे काम कर रहा होगा या प्रेशर भी होगा? प्रेशर भी होगा। एंड इन फैक्ट माय सिंपल थिंग सेज, मान लो मैं ये सॉलिड कहता हूं, कुछ लिक्विड कहता हूं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों चीजों में फर्क यही होता है, सॉलिड के पार्टिकल्स आर क्लोज, लिक्विड के पार्टिकल्स आर कंपैरेटिवली फार अपार्ट, गैस के सबसे ज्यादा दूर। फेयर इनफ। अब अगर मान लो मैंने बाहर से प्रेशर लगाया हुआ है और अगर सॉलिड को लिक्विड में बदलना है, जब ये प्रेशर कम होगा तो ये सॉलिड से लिक्विड बहुत जल्दी बदल जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। जब मैंने टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट किया तो डेफिनेटली ये देखेगा बाहर प्रेशर कितना है। बाहर प्रेशर मान लो 1 एटमॉस्फेयर था और ये सॉलिड लिक्विड में बदल रहा है, मेल्टिंग पॉइंट मान लो 20 डिग्री सेल्सियस है, बदल जाएगा। बट अगर मैंने टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं मैं और प्रेशर मैंने यहां पे बाहर से 5 एटमॉस्फेयर कर दिया, तो क्या अब ये 20 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड में कन्वर्ट होगा? इसको टेम्परेचर ज्यादा चाहिए होगा। फेयर इनफ। तो अब दिमाग लगा के सोचो कि जब हम इंटीरियर टू दी अर्थ में जा रहे हैं, क्या सिर्फ टेम्परेचर बढ़ रहा है? ओवरलाइंग रॉक्स का प्रेशर भी बढ़ रहा है। इसीलिए टेम्परेचर और प्रेशर दोनों के सामंजस्य से यह देखा गया कि गैसियस स्टेट कभी नहीं आएगी, क्योंकि गैसियस स्टेट में पहुंचने के लिए टेम्परेचर इतना ज्यादा चाहिए, क्योंकि प्रेशर बहुत हद ज्यादा है। क्योंकि इतना जब डीप में जाएंगे, रॉक्स का प्रेशर, मैं तुम्हें रीसेंट किस्सा बताता हूं। रिसेंटली आई वाज इन मॉरिशस एंड आई वेंट फॉर द स्कूबा डाइविंग। मेरे को ऐसा लगा था कि इट इज नॉट अ बिग डील, नॉट अ बिग डील। द मोमेंट आई स्टेप टू द ओशन, जैसे ही नीचे गया ना, कान फटने को हो गए थे, फटने को हो गए थे। एंड आधे घंटे के बाद मैं नहीं कर पाया, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट जब बाहर आया तो सर की नसें फटने को हो गई थी। इतना हाई प्रेशर है इनसाइड द ओशन, वो भी जस्ट बिल्कुल जरा सा, बिल्कुल जरा सा फीट में बोल रहा हूं मैं। ये 6371 किलोमीटर है, राइट। पहले मेरे को ऐसा नहीं लगता था कि हाँ ठीक है, मतलब पहले मैं सिर्फ पढ़ता था। नाउ व्हेन आई फेल्ट दैट, देन आई रियलाइज नहीं बेटा, ये बहुत भयानक चीज है। सो प्रेशर कैन डू एनीथिंग, सो इट कैन नॉट बी इन गैसियस स्टेट, इट विल बी ईदर इन सॉलिड और इन लिक्विड। सो नाउ इट विल बी डिटरमाइंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कि अर्थ का इंटीरियर या तो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा। अर्थ का इंटीरियर या तो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा। यह चीज के बारे में मुझे किसने बता दिया? एक इनडायरेक्ट सोर्स, टेम्परेचर और प्रेशर ने। इससे मुझे एक चीज मिली, या तो अर्थ इज मेड अप ऑफ सॉलिड या अर्थ इज मेड अप ऑफ लिक्विड, इंटीरियर ऑफ अर्थ। फेयर इनफ।
डन। सेकंड, अब दूसरा जो इनडायरेक्ट सोर्स आता है, दैट सोर्स इज व्हाट वी कॉल एज ग्रेविटेशनल सोर्स। ग्रेविटेशन बोला जाता है बट ऐसा कुछ नहीं है, ये समझने वाला कुछ बस ठीक है, सोर्स है तो है। ग्रेविटेशन से कैसे पता लगेगा अर्थ का इंटीरियर? मुझे पता है, ग्रेविटेशन का फॉर्मूला याद है किसी को? यही होता है, ठीक है, बचपन में ये पढ़ा है, साइंस का आदमी हूँ, इंजीनियर हूं तो मुझे मालूम है। बट मुझे एक बात पता है, ये मान लो अर्थ का इंटीरियर है, अर्थ के इंटीरियर में जाऊंगा, सेंटर, क्या मुझे एक बात का एहसास होता है कि दिस ऑल इज डिपेंडिंग अपॉन द मास, डिपेंडिंग अपॉन मास, yes or no? So when I am looking at point A, I'm looking at point B, I'm looking at point C, क्या ग्रेविटी की वैल्यू सेम होगी? क्यों? क्योंकि इनसाइड द अर्थ, मैंने क्या किया, मैं उल्टा पूछ रहा हूं तुमसे, होता क्या है, हम इन 3 पॉइंट पे ग्रेविटी की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। जब ग्रेविटी की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है, तीनों पॉइंट पे डिफरेंट आती है। अब डिफरेंट आने का एक सबसे बड़ा कारण क्या है? मास इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मास इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये हमें पता लगा क्योंकि मैंने बोला था मिनरल्स आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, अभी बोली थी मैंने बात, वो इसी से पता लगती है कि धीरे धीरे करके ये समझना है हमें कि हर सोर्स कुछ ना कुछ हमें जानकारी दे रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? डायरेक्ट सोर्सेस से आई गॉट टू नो अबाउट समथिंग अबाउट द केमिकल कॉम्पोजिशन, right? Be it from the volcanic activity or from the direct drilling or mining. Then I came to the temperature and pressure. I got to know the earth interior is made up of either solid or liquid component. Third is from the gravitational anomaly. This is something we call as gravitational anomaly. Anomaly का मतलब when we try to understand the value of gravity at different locations, at various locations interior to the earth, जहां पे हमें जाके पता लगता है कि ग्रेविटी की वैल्यू क्या आ रही है, बिल्कुल डिफरेंट आ रही है। जिस वजह से हमें यह जानकारी हासिल होती है, द मिनरल कॉम्पोजिशन एज वेल एज द मास इंटीरियर टू द अर्थ इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, दैट इज इट, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। सिमिलर सिचुएशन वी कैन गेट टू नो अबाउट दी, ला भाई सेम डिस्टेंस पे ले ले तो भी नहीं पता लगेगा। मेरे को पता है तू डिस्टेंस की बात करेगा तो यहां पे इतना मास काउंट होगा, राइट? अब इस पूरे डिस्टेंस पे इतना मास काउंट हो रहा है तो यहां पे भी तू वैल्यू ले लेगा तो भी नहीं सेम मिलेगा, राइट? आई नो दैट पार्ट। तो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि अगर हम, ये तो बात हमें भी पता है, इक्वेटर से पोल पे जाते हैं क्या ग्रेविटी चेंज होता है? हाँ भाई हाँ, चेंज होता है। पोल पे ज्यादा होता है, इक्वेटर पे कम होता है, पोल पे ज्यादा, इक्वेटर पे कम होता है। तो ग्रेविटी की वैल्यूज चेंज होती हैं, उसी वैल्यू से हम ये डिफाइन करते हैं कि मास इज नॉन यूनिफॉर्म इंटीरियर टू द अर्थ। नाउ लेट्स कम to the most important aspect which will tell us about the interior of earth, the structure of interior of earth. We call it as seismic activity. Seismic activity, what do you understand with this word seismic activity? seismic का मतलब क्या होता है? अरे अर्थक्वेक नहीं होता क्या? देखो, व्हाट इज अर्थक्वेक? शेकिंग और ट्रेम्बलिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। ध्यान से समझना, जब मैं कहता हूं व्हाट इज अर्थक्वेक, इट इज शेकिंग ऑफ अर्थ और ट्रेम्बलिंग ऑफ अर्थ सरफेस। एंड इफ आई आस्क यू, ये शेकिंग क्यों हो रही है? शेकिंग ऑफ अर्थ बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी, कोई ना कोई एनर्जी रिलीज होती है तभी ये अर्थ हिलता है। अब ये जो रिलीज ऑफ एनर्जी है, फ्रॉम वेयर दिस एनर्जी इज रिलीज? इंटीरियर टू दी अर्थ, इंटीरियर टू दी अर्थ। अब मैंने देखा ये मेरा इंटीरियर है, इस इंटीरियर के अंदर, इस इंटीरियर के अंदर बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्स हैं। अरे प्लेट्स होती हैं, मान लोगे थोड़ी देर के लिए, बता दूंगा क्या होता है, मान लोगे ना कि ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्स होती हैं। जहां पे मैं खड़ा हूं वो भी किसी एक प्लेट के नीचे, तुम और मैं ऑलमोस्ट सेम ही प्लेट में है, राइट? चलो अब इन प्लेट्स के बीच में क्या होता है? मूवमेंट होता है।
इस मूवमेंट के कारण यहां से कुछ एनर्जी रिलीज होती है। जो ये रिलीज ऑफ एनर्जी है, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ waves. In the form of waves. This is in the form of waves, and in the form of waves, these waves are termed as seismic waves. These waves are termed as seismic waves. And if I talk about earthquake, now you told me, sir, one reason is this. I am saying, ठीक है, तुमने ये तो बहुत बड़प्पन दिखाया अपना मेरी तरफ कि तुमने मान लिया कि प्लेट्स होती हैं, जिसको नहीं पता प्लेट्स होती हैं। तो क्या अर्थक्वेक सिर्फ उसी कारण से आता है? नहीं, अर्थक्वेक कैन कम बिकॉज ऑफ एंथ्रोपोजेनिक रीजंस, ह्यूमन मैन मेड रीजंस। यस यस, बताएं, मैंने किसी जगह पे न्यूक्लियर टेस्टिंग कर दिया, न्यूक्लियर टेस्टिंग किया, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज्ड, राइट? वन सेकेंड, धीरे 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 करके ये एहसास होगा। अब ये डैम्स हम बोल देते हैं, देखो कितनी खूबसूरत सी चीज है, कनेक्शन कैसे देखते हैं। जब हम डैम्स बनाते हैं तो डैम्स बनाने के लिए वी नीड अ रिजर्वायर, वी नीड अ रिजर्वायर। अब उस रिजर्वायर में होता क्या, डैम का मतलब, जैसे रिवर बह रही है, रिवर बह रही है, हमने रिवर के पानी को कलेक्ट किया, एक बहुत बड़ा रिजर्वायर बनाया, इस रिवर के पानी को यहां तक कलेक्ट कर लिया, फिर डैम के गेट ओपन कर दिए, पानी जब ऊपर से नीचे गिरेगा तो पोटेंशियल एनर्जी थी, एनर्जी कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होगी। ये जो पोटेंशियल एनर्जी थी, जैसे ये पानी नीचे गिरेगा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई, नीचे था टरबाइन, टरबाइन घूमा, टरबाइन घूमा, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। अरे है कि नहीं? सो ऐसे करके डैम से हम एनर्जी बनाते। तो हम जितनी ज्यादा एनर्जी बनाना चाहते हैं, उतना गहरा हमें डैम चाहिए, उतना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, उतना बड़ा हमें रिजर्वॉयर चाहिए। यस और नो? तो जितने बड़े रिजर्वॉयर्स बनेंगे उतनी ज्यादा हम एनर्जी बना सकते हैं, एंड इट इज द क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी। क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है कि क्या लगा मेरा, मैंने ना कार्बन डाइऑक्साइड, कोयला जलाता थर्मल पावर प्लांट में तो कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर ऑक्साइड एमिट होता, राइट? यहां पे और अगर न्यूक्लियर एनर्जी से भी करता तो रेडियो एक्टिव वेस्ट जनरेट होता, पानी से मेरा तो कुछ नहीं गया, right? I'm building the dams, I'm constructing the dams, I'm generating hydroelectricity from that part, and this is completely clean source of energy. But always remember one thing, whatever we think today in the form of green, that is not completely green. Every green is not completely green. This is something which is asked by UPSC in the previous papers, previous examinations. कैसे इसको समझा जाता है? When we will build the big dams, eventually these big dams will cause the earthquakes. Yes or no? Yes. क्योंकि जब हम रिजर्वॉयर बनाते हैं, समझते हैं कैसे, जब हम बड़े बड़े रिजर्वॉयर्स बनाते हैं ना, उन रिजर्वॉयर्स के कारण हम खुदाई जब करेंगे, तो हम जब धीरे 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 बड़ा बड़ा रिजर्वॉयर बनाते बनाते जा रहे हैं, डीप में जाते जा रहे हैं, डीप में क्या है, ये प्लेट्स हैं, इनके बीच में हम एनर्जी इंड्यूस कर देते हैं, और जब एक दिन ये एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अर्थक्वेक और सिस्मिक वेव्स। वन रीजन। सेकंड, जब बड़ा डैम बनाऊंगा तो मेरे को एरिया ज्यादा चाहिए, ज्यादा एरिया के लिए, और मुझे यह भी पता है जहां से रिवर्स बह रही हैं, दैट रीजन इज कंप्लीटली हैविंग अ गुड इकोसिस्टम सराउंडिंग टू दैट रिवर। तो फॉरेस्ट कटेंगे, अरे डिफॉरेस्टेशन होगा कि नहीं? यस। उस रिवर के बाजू में जो लोग रह रहे होंगे उनका डिस्प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा? यस। क्यों? वहां पे टहरी टहरी जो डैम है, वहां पे तुमने चिपको मूवमेंट देखा बाय सुंदरलाल बहुगुणा, रिमेंबर सुंदरलाल बहुगुणा चिपको मूवमेंट? व्हाई? बिकॉज दैट डैम is having a coast. That's why, though remember, that is generating the clean source of energy, but on the other hand it is responsible for the deforestation. So is it completely green? No. That's why government of India has specified now, when we talk about renewable source of energy, clean source of energy, the dams which are generating energy below 25 megawatt, they will only be termed as the clean source and the renewable source of energy. जिससे 25 मेगावाट से ज्यादा एनर्जी जनरेट करने वाले डैम्स विल नॉट बी कंसिडर्ड एज द क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी। हाँ जी।
यस, डेफिनेटली यस, डेफिनेटली यस। अरे प्रेशर चेंज होता है ना, जितना ज्यादा तो डैम बना रहा है पानी का प्रेशर जनरेट कर रहा है ना वहां पे, तो डेफिनेटली मूवमेंट ऑफ अर्थ विल बी चेंज्ड। एंड अर्थ का जो एक्सिस पे रोटेशन है वो स्लो होता है, तेज होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज डैम्स। दैट्स व्हाई, दैट इज व्हाट आई एम प्लानिंग टू एक्सप्लेन यू गाइस, कि ये डैम्स जब हम बना रहे हैं हमें ऐसा लगता है कि हम क्लीन सोर्स, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, बट ये डैम्स on the other hand are changing other aspects as well. They are, if they are responsible for the earthquakes, if they are responsible for the movement of the plates, it is nothing but the changing motion of the earth as well, right? So earth को तो definitely ये impact कर ही रहे हैं, ऊपर से displacement करते हैं, deforestation करते हैं, tribal movement इनके कारण देखे गए हैं। इसी कारण से दे आर नाउ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेसिफिकली ये स्पेसिफाई करता है 25 मेगावाट से कम के जो डैम्स हैं वो सारे क्या होंगे, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। 25 मेगावाट से ज्यादा के डैम्स रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में काउंट नहीं किए जाएंगे। तीन, एक रीजन है हिंदुस्तान में भीमा, भीमा एक रिवर है महाराष्ट्र में, भीमा रीजन है। अगर हम हिंदुस्तान के पेनिनसुलर प्लेटू, मतलब हम बात करें हिंदुस्तान के सदर्न पार्ट की, तो वो कंप्लीटली सबसे मोस्ट स्टेबल रीजन है वर्ल्ड का, इंडिया का, इंडिया का सबसे स्टेबल रीजन है, वहां पे अर्थक्वेक्स नहीं आते। बट भीमा रीजन में, भीमा रिवर के अंदर हम डैम्स बनाना चाहते थे, इसीलिए हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना चाहते थे, इसीलिए हमने बड़े बड़े डैम्स बनाए। जब वो डैम्स बने तो वहां पे हमने एक फॉल्ट लाइन क्रिएट कर दी, अब वो रीजन अर्थक्वेक प्रोन रीजन हो गया। एंड व्हेन वहां पे अर्थक्वेक्स आए तब ये रियलाइज किया गया कि वट एवर वी हैव डन हेयर विद रिस्पेक्ट टू द फॉर्मेशन ऑफ डैम्स, दैट इज समथिंग अनइमेजिनेबल फॉर अस, क्योंकि ये अर्थ के पूरे स्ट्रक्चर को चेंज करता है। ऑन द अदर हैंड देन देयर इज अ डिबेट नाउ वेदर वी नीड स्मॉलर नंबर ऑफ बिग डैम्स और बिगर नंबर ऑफ स्मॉलर डैम्स, राइट। सो ये अब डिबेट है। चाइना जो है वो बड़े बड़े डैम्स बना रहा है, बड़े बड़े डैम्स बना रहा है, राइट। वो पता नहीं क्या चाहता है दुनिया से, वो अलग बात है। बट नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड। सो जब हम रिवर इंटरलिंकिंग पढ़ेंगे, डैम्स पढ़ेंगे, देन आई विल एक्सप्लेन यू द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ दिस स्टोरी एज वेल। फॉर द टाइम बीइंग जस्ट रिमेंबर दैट दिस अर्थक्वेक कैन बी कॉज्ड नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द नेचुरल रीजंस, ह्यूमन एंथ्रोपोजेनिक रीजंस आर आल्सो एसोसिएटेड विद दिस release of seismic energy, and with the help of this seismic waves we will get to know about the interior of the earth, right? kaise, let me tell you. When this energy is released, let's say if this is the earth, lag raha hai yahan pe ye point hai jahan se energy release hui, this is the point from where the energy is released, jahan se energy release hui us point ko bola jata hai hypocenter. This point is termed as hypocenter or focus, hypocenter or focus, right? And the nearest point on the surface will be termed as epicenter. Epicenter हमेशा कहां पे होगा, सरफेस पे। hypocenter और focus कहां पे होगा, interior to the earth, interior to the earth. Fair enough guys, done. अब जब ये एनर्जी रिलीज होगी, दिस एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, दिस एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ वेव्स इन एवरी डायरेक्शन, in every possible direction the energy is being released. Now what happens, waves which are traveling interior to the earth, waves which are traveling to the body part of the earth, they are termed as the body waves, they are termed as the body waves. But सोचो ध्यान से, इत्मीनान से, कि ये बॉडी वेव्स जब वेव जनरेट हुई, जब ये बॉडी वेव्स इंटीरियर ऑफ अर्थ से टकराते हुए वापस सरफेस पे पहुंचेंगी, then they will interact with the surface rocks, then they will interact with the surface rocks. जब वो सरफेस रॉक्स के साथ इंटरैक्ट करेंगी, then they will convert their characteristics from body waves to the, then they will be termed as surface waves. Which wave will be responsible for the destruction? Surface wave. Which wave will be responsible for us to know about the interior of earth? Body waves. जानना तो हम बॉडी को ही चाहते हैं, इंटीरियर को ही जानना चाहते हैं।
So body waves will be responsible for the information about interior to the earth. Surface waves will be responsible for the destructions that we do see. अब ये जो surface waves हैं, these surface waves are nothing but they are generated because of the interaction of body waves with the surface rocks. With the surface rocks. अब कई बार ऐसा होता है कि waves निकली, तुम्हें लगता होगा कि दिल्ली में भी भूकंप आया, यहां पे आया, साउथ एक्स में नहीं आया, देखा होगा ऐसा, सुना भी होगा। अब वो क्या है कि जब ये सरफेस वेव्स होती हैं, जो ये बॉडी वेव्स जब पहुंचती हैं सरफेस में, इट एंटायरली डिपेंड्स अपॉन देयर इंटरेक्शन विद द सरफेस रॉक्स। अगर वहां की रॉक्स ऐसी हैं जिनके अंदर इस प्रकार की इलास्टिसिटी है कि वो इस वेव के कारण हिलेंगी और कंप्रेशन होगा उनका, और क्या होगा, एक्सपेंशन होगा, तो डेफिनेटली दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द earthquake. It is entirely depending upon the interaction. We are hardly concerned. But now let me talk about the body waves. Body waves are those waves which are generated interior to the earth, and they are classified into two parts. One we call as P waves and another one we call as the S waves. P waves and S waves. P waves and S waves. अब ये क्या है P, क्या है S, इसको समझते हैं थोड़ा इत्मीनान से। P वेव का मतलब है प्राइमरी वेव, S का मतलब है सेकेंडरी वेव। शानदार, क्या बात है, इतना बढ़िया ज्ञान हुआ। प्राइमरी क्यों कहते हैं इसको? बिकॉज दे आर द फास्टेस्ट वेव्स, दे आर द फर्स्ट वन टू रीच टू द अर्थ सरफेस। सबसे पहले जो अर्थ के सरफेस पे पहुंचने वाली वेव है वो कौन सी है? P वेव है। बट अब ये फास्टेस्ट वेव है चली, ये वो वेव है जिसको हम ट्रेमर्स के नाम से जानते हैं। अरे ट्रेमर सुना होगा, झटका, एक छोटा ट्रेमर आया, वो ट्रेमर कौन है? पहला झटका P वेव है, जो कि तुमसे दोस्तों से बात होती है तो बोलता है कि रात को झटका आया, तुम्हें लगा? कहता नहीं लगा, वो P वेव थी, राइट। फिर उसके बाद सेकेंडरी वेव्स आर दोज वेव्स व्हिच विल रीच आफ्टर दी P वेव्स। ये वो झटका है जो तुम्हें रात को नींद से जगाएगा, और अगर नहीं जागे, अगर ये सरफेस वेव बन गया तो तुम कभी जाग नहीं पाओगे, राइट। सो सरफेस वेव्स आर द सेकेंडरी वन टू रीच टू द अर्थ सरफेस, दे हैव कंपैरेटिवली हायर पोटेंशियल। बट यही P वेव, ये है S वेव। इसके बाद ये बनेगी क्या? सरफेस वेव। दीज आर दी सरफेस वेव्स। नाइस, समझ में आया? फर्स्ट ट्रेमर एंड खत्म कहानी। P वेव में दे आर, अब ध्यान से समझ लेना जो बात मैं बोल रहा हूं, दे आर longitudinal in nature. What do you understand with the longitudinal nature of a wave? Longitudinal nature का मतलब होता है, इसको ऐसे समझें, एक साइकिल स्टैंड है, उस साइकिल स्टैंड पे 500 साइकिल्स खड़ी हैं, एंड दे आर पार्क्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर। मेरा मन किया, मैंने एक साइकिल को धक्का दे दिया, खुराफाती दिमाग, धक्का दे दिया। अब होगा क्या? एक साइकिल के गिरने से सारी साइकिल्स गिरेंगी, यस और नो? डन। वो जो नेचर है उसमें क्या हुआ, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को धक्का देता है, दूसरा पार्टिकल तीसरे पार्टिकल को धक्का देता है, तीसरा पार्टिकल चौथे पार्टिकल को, ऐसे चल रहा है वेव। यानी कि जिस डायरेक्शन में वेव चल रही है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल्स भी चल रहे हैं। कोई फाइट है? इस तरीके की वेव्स को, जिंदगी में वेव्स हमेशा यही नहीं होती हैं, राइट। इस तरीके की जो वेव्स होती हैं, जो एक जिसमें पार्टिकल का मूवमेंट और वेव की डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, उन तरीके की वेव्स को हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कहते हैं। वन थिंग। सेकंड, नाउ लेट्स कम टू द सेकंड सिचुएशन। अब मैंने क्या किया, इसी साइकिल स्टैंड पे साइकिल्स को दूर दूर खड़ा कर दिया, ठीक है। इतना दूर किया है कि हाँ, एक दूसरे को धक्का देगा तो गिरेगी जरूर दूसरी साइकिल। अब एक बात बताओ, अब मैं अगर धक्का देता हूं और पहले की सिचुएशन जो थी, इन दोनों सिचुएशन में से किस सिचुएशन में साइकिल्स के गिरने की स्पीड ज्यादा होगी? फर्स्ट वाले में फटाफट फटाफट पार्टिकल का मूवमेंट हो रहा है, यानी कि व्हेन द पार्टिकल्स आर क्लोज टू ईच अदर, द वेव स्पीड और वेलोसिटी इज हाई, particles are comparatively apart, then the speed is less,
इसका मतलब ये है, पहली चीज, दे आर लॉन्गिट्यूडिनल इन नेचर। पी वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है, दे आर प्राइमरी, दे आर फास्टेस्ट, दे आर फर्स्ट वन टू रीच टू द सरफेस, दे कैन पास फ्रॉम सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस से तीनों जगह से पास कर जाती हैं। और तीसरा, इनकी वेलोसिटी सॉलिड में सबसे ज्यादा, लिक्विड में उससे कम और गैस में सबसे कम होगी। मेरे गैस का कोई मेरे को लेना देना नहीं है, कारण क्योंकि अर्थ का इंटीरियर गैसेस है ही नहीं, वो सॉलिड और लिक्विड है। सो इतना मुझे पता है, सॉलिड में इसकी वेलोसिटी ज्यादा और लिक्विड में इसकी वेलोसिटी कम होगी। डन एवरीवन? One thing. On the other hand, when it comes to the S waves, S waves are the secondary waves. They are the transverse waves. Secondary waves, they are the transverse waves. Transverse waves का मतलब ये है कि यहां पे ये इस तरीके से चलती, right? They are the transverse waves. ट्रांसवर्स का मतलब इस तरीके से चलने वाली वेव्स हैं। वेव्स आगे बढ़ रही हैं, बट पार्टिकल का मूवमेंट परपेंडिकुलर है। वेव्स तो इस डायरेक्शन में चल रही हैं, बट पार्टिकल अप डाउन करके इस डायरेक्शन में चल रहा है। तो पार्टिकल का मूवमेंट इज परपेंडिकुलर टू दी वेव प्रोपगेशन, देन इट इज टर्म्ड एज दी ट्रांसवर्स वेव्स। इनकी प्रॉपर्टी ये है कि ये वेव्स सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में चल सकती हैं। साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स? नहीं, रुक जा। ट्रांसवर्स पक्का? सोच लो अभी भी, 2, 5, 10 मिनट का वक्त देता हूं, थोड़ी देर बाद फिर पूछूंगा। सोचना, मैं अभी बोल रहा हूं, बिना माइक के बोल रहा हूं, ठीक है? और मेरे और तुम्हारे बीच में दीवार ही दीवार है, गैस नहीं है इस पूरे माध्यम में, सिर्फ दीवार है। तुम्हें सुन पा रहा है क्या? अब सोचना 10 मिनट बाद। अरे समझे क्या? समझी कुछ बात? अरे दे आर सिमिलर टू द साउंड वेव्स। साउंड वेव्स जो है वो, अरे वो बात ये है कि तुमने खुद ने बोला लिक्विड गैस, गैस में उनकी स्पीड क्या है? कम है। अब अगर मैं ये माइक नहीं लगाता, दिस माइक इज व्हाट? इट इज अ सॉलिड पार्ट। कैसे? वायर लगा, इस वायर से दूसरी वायर से कनेक्ट हो गए, उस वायर से आवाज आ रही है, राइट? तब फास्ट पहुंच रहा है, तभी वो साउंड, ये सॉलिड मटेरियल जनरेट किया। अगर मैं बिना इस माइक के बोलता हूं, डेफिनेटली एक जगह से दूसरी जगह तक थोड़ी दूर बैठा होगा, आवाज नहीं पहुंची, क्योंकि समझ में आया? थोड़ा लॉजिक भी लग गया करो। एनीवेज, nobody is going to ask you that. Now, secondary waves are transverse in nature and their property is they can only travel in solid. अब एक और चीज प्राइमरी वेव के बीच में मेरे को समझ में आती है, भाई ध्यान से समझना, बचपन अच्छा गुजरा होना चाहिए। मैंने क्या किया था, बचपन में एक गिलास लिया कांच का, उसके अंदर पानी डाला, एक सिक्का डाल दिया, मुझे वो हमेशा सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई दिया। मैंने अपना एक पेंसिल डुबोया, वो मुझे टेढ़ी दिखाई दी। कारण रिफ्रैक्शन में बचपन में ये पढ़ाया गया था कि व्हेन कोई भी एक रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम की ओर ट्रेवल करती है, या तो वो इस नॉर्मल के अलोंग झुक जाती है या इस नॉर्मल से दूर चली जाती है। कारण क्या है? अगर ये डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर आती है, तो जो मैंने सिनेरियो बनाया वो यही होता है। बस ये बचपन में पढ़ा कि बस मुड़ जाते। मतलब बेसिकली क्या है, जब मीडियम चेंज, बिल्कुल से पता, मीडियम चेंज, इसने अपनी डायरेक्शन को चेंज करना है, राइट? अब एक बात बताओ, प्राइमरी वेव्स जब चलेंगी, चली बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, फाइट नहीं है लाइफ में, बट जैसे मीडियम चेंज होगा उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। मैं तो कहता हूं उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। यस, सोच, सॉलिड से लिक्विड में जाएगी तो वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। क्या मैं कह सकता हूं, just with the help of this changing velocity and with the help of this refraction changing direction, we can get to know about the interior of earth. कैसे? बॉडी से एक वेव निकली, प्राइमरी वेव थी, मान लो प्राइमरी वेव थी। मैंने एक बात ये भी जानी है भाई, हम वेव्स को, सिस्मिक वेव्स को रीड कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट सिस्मोग्राफ। मैं बहुत शानदार आदमी हूं और मैंने क्या किया, इस पूरी धरती के ऊपर यहां पे सिस्मोग्राफ्स लगा दिए, ठीक है?
मुझे पता लगना चाहिए किस जगह पे कब। मेरे को पूरा डिटेल में नहीं जाना है, बस मेरे को लॉजिक डेवलप करना है कि हाँ पता कैसे चलेगा। मुझे इतना पता है जो वेव निकल रही हैं उस वेव की चेंजिंग डायरेक्शन और चेंजिंग वेलोसिटी से मुझे पता लग जाएगा कि वो सॉलिड से आई है या लिक्विड से होके आई है। कैसे? अगर एक जल्दी पहुंच गई, एक धीरे पहुंचेगी। कैसे? मान लो यहां पे, मान लो बीच में लिक्विड था, ये वेव चली सॉलिड में, ये वेव चली, मस्त आके पहुंचेगी। कौन सी लेट पहुंची? Then we'll get to know about one thing, that there is non-uniformity in terms of material distribution interior to the earth. Right? इसी से हमें पता लगा एक कॉन्सेप्ट जिसको हम शेडो जोन का कॉन्सेप्ट कहते हैं। उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। सिस्मिक वेव्स को किस पे रीड किया जाएगा? सिस्मोग्राफ पे। ठीक है, ये है। मैं बात कर रहा हूं अभी सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी वेव की, एस वेव की बात कर रहा हूं। ठीक है, मात्र एस वेव। डन। इस पॉइंट से एनर्जी रिलीज हुई, बढ़िया जा रही थी। यहां पे हर जगह पे मैंने साइड में क्या लगाया हुआ है? सिस्मोग्राफ। कोई दिक्कत नहीं है, कोई फाइट नहीं है, चल रहा है बढ़िया, जिंदगी तय है। बट मुझे ऐसा देखने को मिला कि ये एक रीजन आया जिसके बाद मुझे इस एरिया में सिस्मोग्राफ पे कोई किसी प्रकार की रीडिंग नहीं मिली। जब इस एरिया में मुझे सिस्मोग्राफ पे रीडिंग नहीं मिली तो मैंने बोला कौन सी वेव थी? एस वेव। तो यहां पे डेफिनेटली क्या होगा? क्यों? क्योंकि एस वेव कैन नॉट पास थ्रू लिक्विड स्टेट। डन। दिस इज द पॉइंट। कहीं 145 डिग्री लिखते हैं, कहीं 143 डिग्री लिखते हैं। एनसीईआरटी में देख लेना क्या है 145 डिग्री। ये जो रीजन है, दिस एंटायर जोन इज द जोन जहां पे किसी तरीके की कोई भी सिस्मिक एक्टिविटी को ऑब्जर्व नहीं किया गया। इसका मतलब यह है, इट इंडिकेट्स दैट देयर इज द प्रेजेंस ऑफ वन फेज इंटीरियर टू द अर्थ, वी कॉल इट एज द लिक्विड स्टेट। सो ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज टर्म्ड एज द शैडो जोन ऑफ एस वेव। ये किसका शैडो जोन है? एस वेव का। जमता है? डन। कोई फाइट नहीं है, जिंदगी आसान है। अब थोड़ी डिफिकल्ट कब होगी? जब हम शैडो जोन डिस्कस करेंगे। किसका? पी वेव का। ध्यान से देखिएगा। डन। अब मुझे इतना तो पता लग गया बीच में कौन है? लिक्विड। डन। चलो, मैंने ये लिक्विड स्टेट बना दी। इस फर्स्ट पॉइंट से एनर्जी रिलीज हुई, पहुंची सिस्मोग्राफ तक। डन। ये लास्ट पॉइंट था जहां तक एनर्जी पहुंची थी 145 डिग्री। अरे कोई फाइट है यहां तक? पक्का सबको समझ में आ रहा है? सबसे बोरिंग क्लास होती है ये, मेरे को मालूम है। ये जो क्लास होती है सेकंड क्लास, ये इंटीरियर ऑफ अर्थ की सबसे बोरिंग क्लास होती है। उसके बाद अगर इंटरेस्ट बैठ गया जियोग्राफी में, नजारे आ जाएंगे। ये भी मुझे पता है, थ्योरीज जब स्टार्ट होंगी। चलो एनीवेज 145। अब मुझे ऐसा लगता है कि पी वेव तो लिक्विड में से भी पास हो जाती है, तो पी वेव का शैडो जोन तो आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये वेव इत्मीनान से, लुक एट दिस पॉइंट। मैडम 2 मिनट देख लो बस, 5:30 बजे छोड़ दूंगा क्लास को। ठीक है, 2 मिनट देख ध्यान से। डन। अरे कम ऑन, ये वेव गई इसके अंदर। ठीक है, मेरे को ऐसा लगता था कि ये वेव लिक्विड में से पास कर जाती है, कर गई तो सीधी निकल जानी चाहिए थी, यहां सिस्मोग्राफ रीड कर लेता। बट ये ऐसा नहीं होगा। कारण, जैसे ये सॉलिड से लिक्विड में आएगी, इट विल चेंज इट्स डायरेक्शन। जब ये अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी तो ये पहुंचेगी यहां पे। ये वाला एरिया जो था, दिस एरिया will not receive any of these seismic activity. Yes or no? तो क्या मैं कह सकता हूं this is the point, ये पॉइंट है 105 डिग्री। अब सिमिलरली यहां पे भी ऐसा होगा
ये पॉइंट आया 105 डिग्री, ये क्या है शेडो जोन, ये क्या है शेडो जोन। यहां पे क्या मुझे मिलेगी एक्टिविटी सिस्मिक, यहां पे मिलेगा। अरे इसके बाद तो जितनी भी आएंगी सारी वेव्स पहुंचेंगी, घूम फिर के मस्ती करते हुए पहुंच जाएंगी, घूम, समझ रहे हो ना। तो यहां तो पहुंच ही जाएगा, पहुंचेगा कहां पे, नहीं इस जगह पे और इस जगह पे। तो शेडो जोन ऑफ पी वेव इज बिटवीन 105 टू 145, एस वेव इज बियॉन्ड 145, अरे हाँ कि नहीं, 45 टू 45 बियॉन्ड 145। शेडो जोन एस वेव का तो है ही, पी वेव का बड़ा छोटा सा है, ज्यादा शेडो जोन किसका, एस वेव का। ये कभी कभी प्रीलिम्स में सवाल पूछ लिया जाता है, दैट इज इट, जो आज के बाद कभी पूछा नहीं जाएगा, ये भी मैं जानता हूं, वो टुच्चा सवाल है मतलब, ठीक है। बट स्टेट सिविल सर्विसेज के सवाल होते हैं कि शेडो जोन ऑफ पी वेव इज ग्रेटर देन द शेडो जोन ऑफ एस वेव। अरे है कि सही कि नहीं, नो, shadow zone of S wave is larger than the shadow zone of P waves. But with this what we got to know about is the interior of earth का एक structure, जहां पे हमें पता लगा कि interior of earth में liquid कहां पे मौजूद है। Done everyone? So with this understanding of the seismic waves we got to know about the interior of earth is having 3 concentric layers। अब 3 concentric layers का aspect कहां से आया, क्योंकि मुझे पता है जब सॉलिड लिक्विड वापस सॉलिड में जा रहा है तो भी, देखो एक चीज समझो, तुमने बोला सर सॉलिड से लिक्विड से सॉलिड गए, तो आप ये कह सकते हो कि एक ही स्टेज है, सॉलिड से लिक्विड 2 मिलनी चाहिए, वापस तीसरी लेयर क्यों आ गई, वापस तीसरी लेयर क्यों आ गई। तो मैं ये कहता हूं पहले जब वो सॉलिड में ट्रेवल कर रही थी तब उसकी स्पीड ठीक है मान लो 100 किलोमीटर थी, बट जब लिक्विड में गई उसकी स्पीड 50 हो गई, बट जब लिक्विड से वापस सॉलिड में उसकी स्पीड 200 हो गई। हाउ इज इट पॉसिबल? बिकॉज आई नो अ फैक्ट, व्हेन दिस एंटायर अर्थ वाज गेटिंग सॉलिडिफाइड, तब उसमें जो डेंसेस्ट मटेरियल होंगे वो कहां पे जाएंगे, डीप में। सो जब वो क्रस्ट से मेंटल, मेंटल से कोर में जाएगी तब उसकी स्पीड बढ़ेगी, यस और नो। That's how we can got to know about it. I hope you are getting my point. So with the changing speed and changing direction, we can get to know that earth is made up of 3 concentric layers and largely अगर हम बोले तो कई बार लोग बोलते हैं कि earth की 4 layers हैं, crust, mantle, outer core and inner core। अभी recently पता लगा कि earth की 5 layers हैं, right? ना 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 ना, पर mental नहीं, आउटर कोर, इनर कोर, इनर कोर के अंदर भी एक ऐसा रीजन है जहां पे 5वीं जो लेयर है वो पाई गई है। वो कैसे पाई गई होगी, कैसे पता चला होगा 5th लेयर का, क्योंकि होगा इन्हीं एस्पेक्ट से, होगा इन्हीं एस्पेक्ट से। बट जैसे जैसे एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी इंक्रीज होगा, एडवांसमेंट होगा टेक्नोलॉजी का, विल गेट टू नो मोर क्लोजली अबाउट द चेंजिंग डायरेक्शन एंड वेलोसिटी, राइट। उसके साथ साथ कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे विच विल बी एबल टू रीड स्मॉल अमाउंट ऑफ द सिस्मिक एक्टिविटी एज वेल, विद दैट एस्पेक्ट ओनली। अभी कंफर्म नहीं है, देयर वाज अ न्यूज, करंट अफेयर से अपडेट करने के लिए बता रहा हूं, जाके देखेंगे, टाइप करेंगे गूगल पे, तुम्हें दिख जाएगा ये न्यूज कि अभी रिसेंटली अराउंड 4 महीने पहले की बात है ये, 4 या 5 महीने पहले की, कि अभी देयर आर सो मेनी geographers who are saying that there is the presence of the 5th layer as well, but for our understanding there are 4 layers: crust, mantle, outer core and inner core। Done? crust, mantle, outer core and inner core। अब मैं अर्थ का स्ट्रक्चर बना रहा हूं, इस स्ट्रक्चर को याद करेंगे एंड 10 मिनट है, देन आई लीव द क्लास, राइट। 2 दिन एडजस्ट कर सकते हैं, तुम तो खुशी हो, तुम्हें क्या एडजस्ट करना है, राइट। बट ये जो खुशी है वो क्या होता है, क्योंकि जब हम आगे की क्लासेस में मिलेंगे ना, ना दुख नहीं बढ़ेंगे, वो तो चिल रहेगा, बस क्लासेस 4 घंटे की होंगी बस जो हम अभी एक्चुअली क्या चल रहा है, अभी मेरी चल रही है सुबह भी क्लास, ठीक है, सुबह ज्योग्राफी, शाम को ज्योग्राफी। थोड़े समय में मैं कुछ वक्त के लिए फ्री हो जाऊंगा, फिर मेरी सिर्फ तुम्हारी क्लास होगी, देन आई लेट यू नो कितना स्टेमिना है, ठीक है। उसके साथ साथ ये भी होगा कि यार देख 2 घंटे, 1 घंटा कल का, 1 घंटा आज का, 2 घंटे, इसको 2 तरीके से मैनेज किया जा सकता है, या तो आधा आधा घंटा एक्स्ट्रा करके 4 दिन,
या क्या 1-2 दिन में खत्म करते हैं, 1-1 घंटा एक्स्ट्रा करके, डन। तीसरा एक और ऑप्शन है, वैसे जनरली मेरी क्लास 3 घंटे की नहीं होती है, वो 4 घंटे की ही होती है राइट क्योंकि जब मैं सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ा के जाऊंगा तो मैं सिर्फ 3 घंटे में पढ़ा सकता हूँ, बट जैसे जैसे करिकुलम आगे बढ़ेगा तब तुम्हें ज्योग्राफी के साथ सोसाइटी भी मिलेगा, सोसाइटी के साथ एनवायरनमेंट भी मिलेगा, एनवायरनमेंट के साथ एथिक्स भी मिलेगा। तो जब तुम्हें ये सारे एस्पेक्ट्स मिलेंगे डिफरेंट डिफरेंट, तो डेफिनेटली इट विल टेक टाइम। इसीलिए शुरुआत का जिनका ये पहला बैच है, दे विल बी हैविंग अ वेरी गुड टाइम विद मी। वाई? क्योंकि उसके बाद उनका जीवन आसान रहेगा, आगे के जितने भी सब्जेक्ट्स वो पढ़ेंगे उनके पास वो अंडरस्टैंडिंग होगी, लार्जली एक्सेप्ट हिस्ट्री। हिस्ट्री नहीं आती, बाकी सब आता है जीवन में राइट। हिस्ट्री नहीं पढ़ा सकता हूँ, ना पढ़ सकता हूँ, मतलब पढ़ा होता तो शायद निकल जाता चलो आते हैं इंटीरियर ऑफ अर्थ पे। इंटीरियर ऑफ अर्थ को जब हम जानेंगे तब हमें पता है क्रस्ट मेंटल कोर। क्या हो गया भाई, बता दे मुझे भी। हाँ, कोई कोई है कुछ? तू मास्क क्यों लगा के रखता है भाई? नया कोई वेरिएंट आ रहा है क्या? हाँ, फिर कल क्या बोला था मैंने? अरे कल क्या बोला था? देर आर सम थिंग्स वी कैरी बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ हैबिट। लाइव एग्जाम्पल तुम्हारे सामने। चलो भाई देखो, जो भी बात बोलनी हो ना मुझे भी हंसा दिया करना बीच में, राइट? चलिए, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, दैट इज द क्रस्ट। द सबसे टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ वी कॉल इट एज द क्रस्ट। क्या हो गया? कल मत आइयो। चलो मेरी किसी बात का बुरा मत मानना भाइयों, तू मानेगा देखियो। चलो देखते हैं। This is the uppermost part, we call it as the crust, and here we can see we have the presence of ocean. So this crust, this is the part which is considered as, this is the part which is considered as the, this is the part which is considered as the oceanic crust, और ये वाला जो पार्ट है this is the continental crust। जो पार्ट कॉन्टिनेंट के नीचे है that is continental crust, और जो पार्ट, अरे ये तो दिखेगा नहीं, दिस इज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड दिस वन इज द ओशियनिक क्रस्ट, दिस वन इज द ओशियनिक क्रस्ट। दोनों में से देख के पता लग ही रहा होगा विच इज मोर थिनर। ओशियनिक क्रस्ट इज थिनर, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज थिकर। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की थिकनेस चेंज होती रहती है, वेरी करती रहती है। ओशियनिक क्रस्ट इज अराउंड 5 किलोमीटर थिक and continental crust is around 30 kilometer thick, but it can vary and it can go up to 70 kilometers। अर्थ के ऊपर ऐसे रीजन्स जहां पे माउंटेन्स बने हुए हैं, हिमालयाज जैसे हैं, उन जगहों पे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज वेरी वेरी थिक। हिमालय के नीचे की जो क्रस्ट है दैट इज अराउंड 70 किलोमीटर्स, 70 किलोमीटर थिकनेस है। ओशियंस की थिकनेस कितनी है? 5 किलोमीटर। तो एक छोटा सा सवाल मैं जो तुमसे पूछना चाहता हूं, पहले इंफॉर्मेशन दे देता हूं, देन आई विल एंड दिस। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशियनिक क्रस्ट, ओशियनिक क्रस्ट इज थिनर, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज थिकर। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज लार्जली मेड अप ऑफ वन मटेरियल, वन रॉक, वी कॉल इट एज ग्रेनाइट। ग्रेनाइटिक रॉक से बनी होती है, राइट? एंड ओशियनिक क्रस्ट इज मेड अप ऑफ बसाल्ट रॉक्स। अब ये क्या है? रॉक्स के टाइप्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स होती हैं। जो हमारे घर पे किचन में स्लैब लगा होता है, ग्रेनाइट, राइट? दैट ग्रेनाइटिक स्लैब जो है, दो ग्रेनाइट है, वो किसका पार्ट है? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के अंदर जो सबसे ज्यादा रॉक्स पाई जाती हैं वो कौन सी हैं? ग्रेनाइट है। ओशियन का जो क्रस्ट है वो लार्जली इज मेड अप ऑफ बसाल्ट रॉक्स। फेयर एनफ। इसके अंदर एक और चीज देखी जाती है, कभी कभी ऐसा बोल देते हैं कि जो अपर मोस्ट पार्ट है कॉन्टिनेंट का, उस अपर मोस्ट पार्ट पे एक मेजर रॉक मिलती है, उन रॉक्स को एंडेसाइटिक रॉक्स के नाम से जाना जाता है। कौन सी रॉक्स? एंडेसाइटिक रॉक्स। अब पत्थर हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके के हैं, हमें थोड़े समय में समझ में आ जाएगा जब हम रॉक्स पढ़ेंगे। और जो लोअर मोस्ट पार्ट है
this lowermost part is having the presence of gabbro. Gabbro nahi, gabbro. Here we have gabbro, right? यहां पे भी you will see the presence of gabbro. Done? हमें ये समझ में आ गया कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ध्यान से समझना जो बात बोल रहा हूं, जिंदगी का परिवर्तन यही है. कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज मेड अप ऑफ largely the granitic rocks. Oceanic crust is made up of basaltic rocks. Continental crust के upper part पे we have the presence of some of the rocks we call as andesitic. Lower part पे gabbro, वहां पे भी gabbro, वहां पे overall क्या है, basaltic rocks है. Oceanic crusts are thinner, continental crusts are thicker. Fair enough? No doubt till here. Now let me tell you one thing. Where you will find the presence of more volcanic activity, over the continents or over the oceans? Over the oceans. Over the oceans, क्योंकि जहां पे crust thin होगी वहां पे there will be high probability that magma will come out. Fair enough? High probability that magma will come out, that will be in the oceans, not in the continents. इसीलिए किसी बावले ने इस क्लास में मुझसे सवाल नहीं पूछा, सर आपने बताया कि समुद्र जब बने तब वो जो भी लैंड फॉर्म्स बने थे, उन लैंड फॉर्म्स के बीच में जो जगह थी उसके अंदर मिलियंस ऑफ ईयर्स तक रेनफॉल हुआ, उस पानी के जमने के कारण बने थे, उस पानी के इकट्ठा होने के कारण बने थे. यही बोला था मैंने. रेन वाटर इज फ्रेश वाटर, ओशियंस आर सेलाइन. हाउ द ओशियंस गॉट सेलिनिटी? Nobody asked this. Because of mountains. How? Mountains, landforms are the rarest reasons. भीड़ में नहीं, बोल बेटा. डिसॉल्व्ड रॉक्स कहां से आई? डिसॉल्व्ड रॉक्स वोल्केनिक इरप्शन से. जो ये वोल्केनिक इरप्शन होगा, इस वोल्केनिक इरप्शन से मल्टीपल मिलियंस ऑफ मिनरल्स विल कम आउट. वो मिलियंस ऑफ मिनरल्स विल बी डिसॉल्व्ड इनटू द रेन वाटर जो एक्यूमुलेट हुआ था, एंड हेंस देयर विल बी इंक्रीज इन सैलिनिटी. वन. सेकंड, द लार्ज सोर्स ऑफ द ओशन सैलिनिटी इज रिवर वाटर. रिवर जो है वो अपने साथ बहुत सारे क्या लेके आती है? सेडिमेंट्स. जब वो सेडिमेंट्स जाते हैं, सेडिमेंट्स जब जाके इकट्ठा होते हैं किसके अंदर? समुद्र के अंदर. वो सेडिमेंट्स उस ओशियन को सैलिनिटी प्रोवाइड करते हैं. कैसे? लास्ट पार्ट, उसके बाद आगे ये कंप्लीट नहीं हो सकता, इसलिए एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं. देखें, रिवर का पानी और ओशियन के पानी में फर्क क्या होता है? दोनों में सॉल्ट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स होते हैं. रिवर के अंदर कौन से सॉल्ट्स हैं? कैल्शियम सॉल्ट्स हैं, कैल्शियम सॉल्ट्स हैं. उसके बाद सोडियम सॉल्ट्स हैं. दो ही एग्जाम्पल से समझ लो बस, वैसे ही लेमन. कैल्शियम सॉल्ट्स हमेशा क्या होंगे? स्वीटर. अरे कैल्शियम मीठा होता है. दूध जो होता है, मिल्क जो होता है, नेचुरल टेस्ट मिल्क का मीठा है कि नहीं है? कैल्शियम है उसके अंदर, राइट. सोडियम इज कंपैरेटिवली, सोडियम सॉल्ट्स आर सॉल्टियर. ये तो सॉल्टियर है. अब एक बात बताओ, रिवर का पानी फ्रेश वाटर है, रिवर के अंदर कैल्शियम सॉल्ट का कंसंट्रेशन होता है 77.3%. 77.3%. रेस्ट ऑफ द कंसंट्रेशन इज ऑफ सोडियम सॉल्ट्स. ठीक है, तो रिवर का पानी खारा होगा या मीठा? मीठा होगा. फेयर इनफ. पर ये पानी चला गया कहां पे? ओशन के अंदर गया. ओशन के अंदर जैसे ही ओशन के अंदर गया, तब वैसे ही मुझे पता लगा, अरे बेटा जो तू सोच रहा है तो ना सोच. अच्छा, तो हाँ सुन, अब आगे देखो यहां पे क्या होगा. व्हेन दिस वाटर विल गो इनटू द ओशियन, देन ओशियन के अंदर जो मरीन लाइफ है, that marine life is having the presence of what? Having the presence of exoskeletons. उनके shells होते हैं. अरे होते हैं कि नहीं? चाहे तुम corals देखोगे उसके भी बाहर shell है, चाहे आप crabs देखोगे, lobsters देखोगे, उन सब के बाहर एक shell बना होता है. वो shell किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से. तो जो भी ये कैल्शियम होगा, those calcium will be utilized by the marine organisms to make the exoskeleton. अगर ये कैल्शियम सारा यूटिलाइज हो गया मरीन ऑर्गेनिज्म द्वारा, तो धीरे 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 कैल्शियम की कंसंट्रेशन विल डिक्रीज, द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम विल increase. So in the longer duration, the sediments, the ocean, the river sediments are responsible for the generation of salinity inside the
oceans, right? We'll revise till here. We'll see you tomorrow. Thank you so much, guys.